मुस्लिम भी साइलेंट, दलित भी साइलेंट, अति पिछड़ा भी साइलेंट, पिछड़ा भी साइलेंट। एग्रेशन में आपके लिए सिर्फ यादव है। तो यादव का एग्रेशन तो भाई ना दलितों को पसंद है, ना पिछड़ों को अति पिछड़ों को पसंद है, ना मुसलमानों को पसंद है, ना फॉरवर्डों को पसंद है, ना सवर्णों को। तो एकदम लाजमी है कि उनको पसंद नहीं है। बिहार के बाहर के भी NITs में एडमिशन ले सकता था अच्छे ब्रांच में, इलाहाबाद या जमशेदपुर में या दुर्गापुर में, लेकिन दादाजी बोले कि उतना दूर तुम अगर एडमिशन ले लोगे मुझे कुछ हो जाएगा तो पहुंच भी नहीं पाओगे। हमको चंद्रशेखर से पहले भारत की राजनीति में एग्रेशन नहीं दिखा है। कई लाख चंद्रशेखर पैदा कर दिए हैं, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हर गली हर मोहल्ले में नीला झंडा और डंडा लेकर के कब कौन चंद्रशेखर के रूप में भीम आर्मी का झंडा लेके खड़ा हो जाता है पता नहीं चलता है। कि जो बच्चे अपने दादी या दादा के साथ या नाना नानी के साथ पलते बढ़ते हैं वो आगे चल के थोड़े से इंटेलेक्चुअल ज़्यादा होते हैं, थोड़े समझदार होते हैं। कि जब से 10% EWS आरक्षण BJP ने दिया है उसके बाद से A to Z हो ही नहीं सकता, ठीक है। और हम कह भी दिए थे कि A to Z में 26 लेटर होता है और हो सकता है कि तेजस्वी जी को 26 ही सीट आए। कि हमारे समाज पे ब्राह्मणों ने शोषण किया, राजपूतों ने शोषण किया या अन्य किसी समाज के लोगों ने हमारे लोगों पे शोषण किया, हमारे लोग को वोट देने से रोका, हमारे लोग को मूछ रखने से रोका, हमारे लोग को घोड़ी चढ़ने से रोका, हमारे बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया। तो हमारा जब इतना वजूद है कि हम खुद के दम पे 35,000 30,000 वोट ला सकते हैं, ये बात तो बड़ी हाँ, हंसने वाली होगी। तो गठबंधन फिर किस बात का गठबंधन कि लालू जी का अब चलता वलता नहीं है। अब पूरा का पूरा मामला वहाँ पे दूसरे लोग डील करते हैं। ये तो अपने विधायकों तक से डायरेक्ट बात नहीं करते हैं मेरे भाई। तेजस्वी यादव जी, हमको लगता है कि इनके अभी 25 MLA जीते हैं ना, हो सकता है कि इस बार सबको अपना नंबर दिए हों, नहीं तो इसके पहले वाले, अरे मुझे पता है इनके कई विधायक मुझे कहते थे जो शादी कब कर रहे हैं आप। बहुत मुश्किल सवाल है, ठीक है। कि दलित की बेटी का कुछ हो गया और उसके लिए हम लोग जाके कलेक्टर कार्यालय को फूंक दिए, किसी को पकड़ करके हत्या कर दिए। और भीम आर्मी के लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब को मानने वाला इंसान मानवतावादी होता है, ठीक है। अम्बेडकरवादी बाद में है, वो मानवतावादी है, ठीक है। उसके लिए जाति धर्म ये सब जो चीज़ें हैं सेकेंडरी है, उसके लिए मानवतावाद सबसे पहले है। आरा के छोटे से गांव में जन्म हुआ इनका, NIT में दाखिला भी हुआ। NIT जहां से बीटेक करने की चाह हर युवा को होती है कमोबेश। जब वो बिहारी है, अगर वो बिहारी है और वो IAC से पढ़ाई करता है तो होता है इंजीनियर बनेगा, और इंजीनियर IIT या फिर NIT से बनेगा। और उस लड़के का दाखिला NIT पटना में भी हुआ, लेकिन उसने सरकारी या प्राइवेट नौकरी कॉर्पोरेट छोड़ के नीली गमछी धारण की, पकड़ी, नीला झंडा उठाया और निकल गया जय भीम और इनकलाब के नारे से सड़कों को पाटने। स्वागत है हमारा अमर भाई आपका हमारे शो में। मैं दीपक द्रविड़ आपका होस्ट। आज हम लोग बात करेंगे और जानेंगे अमर ज्योति के बारे में कि कैसा इनका जीवन है, बचपन से लेकर अभी तक क्या क्या संघर्ष इन्होंने किया है। तमाम सारी चीज़ों पे बातें करेंगे, इत्मीनान से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अमर भाई स्वागत है आपका हमारे इस शो पे, द द्रविड़ शो। और कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने शो पे बुलाने के लिए, बहुत बेहतरीन। और अभी जब आप आ रहे थे तो कुछ मन में था क्या, पता नहीं दीपक भाई क्या पूछ दें? एकदम रिलैक्स रहना है, हम लोग सिर्फ बात करेंगे और अपने सवालों से जानेंगे कि आपके अंदर एक कैसा इंसान है। शुरू से शुरू करते हैं। आपका जन्म 1 मार्च को हुआ था, ठीक उसी दिन जिस दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्म हुआ। क्या मुख्यमंत्री योग बनता है क्या आपका भी? देखिए संघर्ष जारी है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। जन्म कहाँ हुआ, कौन सा गांव में, कौन सा जिला, जरा बताइए अपने ऑडियंस को, क्योंकि बहुत लोग हैं जो आपको जानते हैं अमर भाई, है ना, लेकिन एग्जैक्ट सारा चीज़ आपने कहीं बताया नहीं है खुल के। देखिए
वैसे तो मैं रहने वाला हूँ बिहार में, एक भोजपुर ज़िला है। वहाँ पे भोजपुर ज़िला में पीरो अनुमंडल है। पीरो अनुमंडल के अंतर्गत एक मेरा गांव है। वहाँ पे गांव का नाम है मेरा चौबे की छावनी। चौबे की छावनी। जी। अच्छा, और बड़ा खूबसूरत नाम है, चौबे की छावनी। जी, तो वहीं मेरा मैं रहने वाला बेसिकली वहीं का हूँ, लेकिन मेरा जन्म जो है बिहार की राजधानी जो है पटना, ठीक है। वहाँ पे हुआ था। और जैसा मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया कि कोई फेमस डॉक्टर हैं पटना की, डॉक्टर शांति राय, हाँ, उनके शांति राय। अस्पताल में मेरा जन्म हुआ था, कंकड़बाग में जो है। हाँ हाँ। और ऐसा भी पापा कहते थे कि जब मैं पैदा लिया था तो शांति राय के अस्पताल का सबसे मतलब वजन, ज़्यादा वजन वाला हिस्ट पुष्ट बच्चा था। तंदुरुस्त बच्चा आप ही थे। जी। क्या बात है, आज भी आप हिस्ट पुष्ट तंदुरुस्त हाँ, हैं। तो मैं पटना में पैदा लिया, लेकिन मैं रहने वाला भोजपुर का हूँ। और कब जन्म हुआ था, सन बता सकते हैं क्या? हाँ, 1992 में मेरा जन्म हुआ था। 1992 में। जी। ठीक है, 1 मार्च 1992। जी। और उस समय घर की परिस्थितियाँ कैसी थी? मतलब घर से काफ़ी मजबूत थे या फिर कमज़ोर थे? क्योंकि जब मैंने कुछ लोग और इंटरव्यू किया, जो लोग भीम आर्मी से कभी ना कभी ताल्लुक़ रखते थे, तो उन लोगों कुछ लोगों ने बताया कि वो काफ़ी गरीब परिवार से आते थे। आपका पारिवारिक स्थिति कैसी थी? जब मैं होश में आया था, जब मुझे चीज़ें याद रहती थी, तो मुझे याद है कि मेरा एक मिट्टी का घर था, 2 कमरे का घर था। दोनों एक ही साइज का कमरा था, और थोड़ा दूर में वो मिट्टी का दीवार से बाउंड्री बनाया हुआ था। बगल में जो वो टाट फूस का जो घर होता है, हाँ, वही वो छप्पर वाला घर। खपड़ा था कि छप्पर था? खपड़ा था, खपड़ा था। खपड़ा था। हाँ। तो ईंटा होगा ना उसमें? नहीं, ईंटा नहीं था। अच्छा, मट्टी वाले पे ही दीवार चारों तरफ से मिट्टी का था, ऊपर में खपड़ा वाला घर था, छप्पर जो होता है। छप्पर था, ठीक है। हाँ, और मेरे घर के सामने एक कुआं था। तो उसी घर में मैं होश में आया था। जब जो होश से बचपन शुरुआती होश से उसी घर का? हाँ, उसी घर में। लेकिन जब मैं तकरीबन 7-8 साल का था, तो मेरे दादाजी प्रधानाध्यापक थे मिडिल स्कूल में। अच्छा। तो उन्होंने एक नया घर बनाया। मेरा जो पुराना घर था उससे थोड़ी दूरी पे ही एक ज़मीन उन लोगों ने अपने कमाई से ख़रीदा था। क्योंकि शिक्षक थे तो पैसे बटोर के, चूँकि वेतन भी उन लोगों को कम मिलता था। जब वो ज्वाइन किए थे तो बताते थे कि उन लोग को एक पैसा से अच्छा पेमेंट शुरू हुआ। सैलरी महीने भर की कमाई? हाँ, महीने की कमाई। अच्छा। 1 पैसा था। और उसी पैसे को जुटा करके मेरे दादाजी दादी को देते थे। उसी पैसे से ज़मीन खरीदा गया था, जहाँ पे मेरा 1999 या 2000 में मेरा घर जो बना। 2000 में हम लोग दूसरे मकान में गए, जो पक्का का घर था, जो पत्थर ईंटा उटा जोड़ करके बनाया गया था। तो हम वहीं पे 2000 में आप लोग वहाँ शिफ्ट किए। अच्छा, आपने बताया कि दादाजी दादी वो लोग अभी हैं? नहीं, दोनों नहीं। अब दोनों नहीं है। कब डेथ हुआ उनका, इंतकाल कब हुआ? दादाजी का मेरे देहांत हुआ था 2012 में। 2012 में? जब मैं अपने जीवन के एक अहम पड़ाव पे था। मेरा उस समय उम्र था 20 साल, और मैं बीटेक में एडमिशन लिया था पटना NIT में। उसी साल मेरे एडमिशन के 2 महीने बाद ही उनका देहांत हो गया। अच्छा, आपने एडमिशन लिया और 2 महीने बाद? हाँ, 14 नवंबर 2012 को उनका देहांत हुआ था। और हमारी जो दादी हैं, उनका फरवरी में हुआ था देहांत। फरवरी कौन सा साल? हाँ, वो 14 फरवरी था शायद, 2020। कोरोना के टाइम पे? हाँ, कोरोना के बाद। कोरोना से पहले या बाद? अच्छा, हाँ, पहले उसी दौरान। क्योंकि मुझे लगता है कि 20-21 मार्च को, 23 मार्च के बाद 2020 में लॉकडाउन लगा था, 24 मार्च से, है ना? तो उसके पहले। अच्छा अमर भाई, बचपन में जो हम लोग बड़े हो रहे होते हैं तो दादा और दादी का बहुत प्रभाव होता है हमारे आने वाले जीवन पे भी, क्योंकि हमें संस्कार के रूप में अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ही सब कुछ मिलता है। आपको क्या सबसे खास और कुछ अच्छी कोई कहानी याद है अगर उन दोनों की बॉन्डिंग के बारे में, या आपसे रिलेटेड कुछ हो तो ज़रा बताइए।
देखिए मेरे दादाजी शिक्षक थे, तो वो अक्सर मतलब उनका अलग ज़िला में ही था स्कूल, लेकिन वहाँ वो पढ़ाते थे तो वहीं रहते थे। ठीक है। शनिवार को रविवार को वो घर आते थे और फिर सोमवार को चले जाते थे। वो 2003 में रिटायर किए, लेकिन उसके पहले की मेरी सब मुझे याद है। तो वो आते थे स्कूल, और स्कूल से जब तो दादी को पैसे देते थे रखने के लिए। तो सबसे इंटरेस्टिंग ये लगता था कि दादी को जो पैसे देते थे, तो मेरी दादी गांव में कोई मांगता था, किसी को आवश्यकता होती थी, किसी की बेटी की शादी हो, किसी का कुछ हो, तो उसको पैसे वो दे देती थी। अच्छा। और दादाजी जब पूछते थे पैसे कहाँ हैं तो दादी बताती ही नहीं थी, बोलती खत्म हो गया। तो कहाँ खत्म हुआ तो बताते ही नहीं थी। फिर हम लोग बता देते थे कि अरे उसको दे दिए। अच्छा, आपको जानकारी में रहती थी? हाँ, मुझे पता होता था, दादी मुझे बताती थी कि अच्छा। उसको पैसा दिए हैं, उसको उससे लेना है, उससे लेना है। वो मुझे कहती थी जब भी बैठती थी, तो बाकी किसी को नहीं बताती थी, ना मेरे मम्मी को ना पापा। तो पापा भी मेरे बिजी रहते थे, तो दादी मुझे बताती थी। तो दादा दादी में अक्सर मतलब जब आते थे तो उस बात को लेकर के नोकझोंक होता था, तो मुझे काफ़ी बहुत मीठा नोकझोंक लगता था ना ये। हाँ, बड़ा खूबसूरत होता होगा कि पैसा कहाँ है, तो हाँ तो नहीं है, खर्चा हो गया है। हाँ, बोलते थे कि अरे पैसा दिए थे ना, कहाँ रख दिले बड़ू। अच्छा। तो कहाँ पैसा है, पैसा तो ख़त्म हो गए। तो इस तरह से तो अच्छा लगता था। लेकिन दादाजी 2 दिन ही आते थे, लेकिन उनके संस्कारों का मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव है। उन्होंने जो मुझे दिया है 2003 के बाद से, तो खैर मुझे बड़े होने में, पढ़ने में, व्यवहार, संस्कार, जो भी सामाजिकता जो चीज़ें हैं, वो मैंने दादाजी से ही सीखा है। क्योंकि मिडिल स्कूल के हेडमास्टर थे, तो और मेरे गांव में उस समय खास करके हम लोग जिस कम्युनिटी से आते हैं, दलित समाज में, मेरे गांव में मुझे लगता है कि दलित कम्युनिटी में पहले नौकरी वाले व्यक्ति मेरे दादाजी ही थे। दूसरा कोई मेरे गांव में शिक्षित था ही नहीं। और उन्होंने शिक्षा को लेकर के उस समय बहुत अच्छा प्रयास किया था। जो उन लोगों का दलान होता था, वहाँ पे लाइब्रेरी ठीक है, शुरू उन लोगों ने किया था कि गांव के बच्चे पढ़ें। ये कब की बात होगी, अगर आप अंदाजा से कुछ बता सकें? मुझे लगता है कि ये 1970-80 के बीच का बात है। 1970 के दशक की बात है। हाँ, 1970-80 के बीच का बात है, जब उन लोगों ने लाइब्रेरी शुरू किया था। और गांव भोजपुर में? हाँ, गांव में ही, गांव में वहाँ पे। और ख़ास बात है कि हमारे दादाजी के ही योगदान से हमारे परिवार के लोगों ने मेरे गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उसको स्टार्ट करवाने के लिए अपनी ज़मीनें भी दी, ताकि गांव में शिक्षा का प्रभाव हो। और हमारे समाज के जो गरीब, दलित, पिछड़े समाज के जो लोग हैं, क्योंकि मेरा गांव पूरा का पूरा दलितों और पिछड़ों का ही गांव है। वहाँ पे कोई अच्छा, कौन कौन सी जातियाँ हैं? हमारे गांव में अगर देखा जाए तो दलितों में पासवान है, ठीक है, और ओबीसी में कुशवाहा समाज के लोग हैं, ठीक है, थोड़े बहुत नोनिया समाज के लोग हैं, कमकर भी हैं, और कुम्हार भी हैं थोड़े बहुत। लेकिन बेसिकली वहाँ पे सबसे ज़्यादा दलितों में पासवानों की आबादी। जी, सबसे ज़्यादा आप लोगों की जनसंख्या है दलितों में वहाँ। तो आपने बताया कि वो लाइब्रेरी शुरू करा था दादाजी ने, तो काफ़ी बच्चे निकले भी होंगे ना पढ़ के वहाँ से? हाँ, कई लोग निकले। मेरे दादाजी के बाद कई लोगों का नौकरी हुआ। जैसे हमारे समाज में तो लोग नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन कुशवाहा समाज के लोग थोड़े बहुत 2-3-4 लोग पढ़े, जो दादाजी से थोड़े उम्र में छोटे थे, 2 साल 4 साल। वो सारे लोग पढ़ के कोई शिक्षक बना, कोई ग्राम सेवक बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना। लेकिन हमारे समाज के जो लोग थे वो शिक्षा दीक्षा पे ध्यान नहीं देते थे। दादाजी बहुत समझाते थे, लेकिन जब वो नहीं ध्यान देने लगे तो दादाजी को लगा कि पहले अपने घर को सुधारा जाए, तो हो सकता है कि हमारे घर को देख करके हमारे समाज के लोग भी अपने आप में सुधार करें। क्या नाम था उनका? मेरे दादाजी का नाम था सरदय हीरालाल पासवान। अच्छा, तो उनके अथक प्रयासों से गांव में एक दलान टाइप की लाइब्रेरी की स्थापना भी हुई थी। ये बहुत अच्छी बात है अमर भाई, इसलिए भी क्योंकि 1970 का दशक जो था, लालू का दौर नहीं था जी। बहुत ज़्यादा कास्ट का जो है डोमिनेंसी थी,
और उस समय एक आदमी भोजपुर के गांव में उठ के बोलता है कि हम पढ़ेंगे और सब लोग एक ग्रुप बनाता है पढ़ाई के लिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। अमर भाई, दादाजी ने इतना अच्छा काम करा आप पे, सबसे अगर एक पॉइंट या 2 पॉइंट हम चुनने को कहें, उनके जीवन से आप क्या सीखते हैं? सबसे पहले उन्होंने कहा कि कभी किसी का बुरा मत करना, प्रयास करना कि तुम्हारी वजह से किसी को खुशी मिले, किसी को दुख नहीं मिले। ठीक है। और कभी किसी का कुछ खाना मत, अगर खाना खिला मत नहीं मतलब? सकते हो तो खाना मत। अच्छा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। और एक अनुशासन, अनुशासन में रहना भी उन्होंने मुझे सिखाया कि जब ज़रूरत हो तभी बोलो, नहीं ज़रूरत हो तो मत बोलो। और लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, उस पर ध्यान मत दो। तुम अपना अच्छा कर्म करो, ठीक। और अच्छा कर्म करके अपने आप को आगे बढ़ाओ, ताकि जो तुम्हारे विरोधी भी हैं उनको जवाब मिल जाए। तो चुपचाप से काम करते रहना आपने उनसे सीखा है। बिल्कुल। जब आपने बताया कि थोड़े पहले कि एनआईटी में एडमिशन लिया था, दाखिला लिया था, एनआईटी में एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात होती है दलित समुदाय के बच्चों के लिए भी। उस समय बहुत खुशी हुई होगी, लेकिन तुरंत ही दादाजी का चले जाना, देह त्याग देना, वो कैसा पल था उस समय? क्योंकि बॉन्डिंग अच्छी थी आपकी तो काफ़ी। हाँ, उस समय तबीयत उनका ख़राब रहता था। पिछले 4-5 सालों से उनका इलाज हम लोग करवा रहे थे पटना में, और भी कई जगह पे हम लोगों ने उनको दिखवाया था। तो उनको कैंसर हो गया था। अच्छा। तो डॉक्टर बोल दिया कि अब इसका इलाज नहीं हो सकता है। उस समय कीमो उमो का जो था वो बहुत महंगा भी था, और हमारे रीच में नहीं थी वो सारी चीज़ें हमारे परिवार के। हाँ, कि हम लोग 2012 की उतना बात कर है। पाए। तो उनका इलाज चल रहा था पटना महावीर कैंसर संस्थान में, हम लोगों ने दिखवाया था। IGIMS में दिखवाया था, एम्स तो था भी नहीं। तो यहाँ के डॉक्टरों ने सलाह दिया कि आप इनके घर पे रखिए और जितना दिन तक सेवा कर सकते हैं कीजिए, करिए, और अंतिम समय का इंतजार हाँ, कीजिए। तो काफ़ी मुश्किल समय होता है फिर हर भी किसी का। मतलब एक रूटीन खान पान की वजह से वो उस स्टेज में होने के बाद भी तकरीबन 4-5 साल वो जिंदा रहे थे। अच्छा। और 2012 में जब उनका देहांत हुआ तो मतलब कब पता चला आपको कैंसर है उनको? मतलब ये बहुत पहले 2008 का? हाँ, तकरीबन लग रहा है कि 2008 में उनका चेकअप कराने हम लोग पटना में लेकर के आए थे पापा के साथ। तो चेकअप जब हुआ था महावीर कैंसर संस्थान में, हम लोग पहले नहीं ले गए थे उनको, किसी एक गैस्ट्रो के डॉक्टर के पास लेके गए थे। तो गैस्ट्रो के डॉक्टर ने बताया कि इनको उस तरह का मामला है, एक बार आप लोग उसका जांच जो होता है कैंसर का वो करा लीजिए, करवा के देख लीजिए। हाँ। तो महावीर कैंसर संस्थान में जब हम लोग लेके गए तो वहाँ पे पता चला कि ऐसा ऐसा मामला है। तो फिर हम लोग IGIMS में दिखवाए, तो वहाँ के भी डॉक्टरों ने बोला कि हाँ ये सही बात है, रिपोर्ट जो है, तो आप इनका देखभाल कीजिए घर पे। तो हम लोगों ने उनका देखभाल किया, 4-5 साल तक वो रहे। और मुझे याद है जब वो डेथ किए थे, मैं अपने कॉलेज से छुट्टी था 2 दिनों का, तो मैं घर गया था। और घर गया था तो शायद मेरा अगले दिन कॉलेज में असाइनमेंट या कुछ जमा करना था। तो मेरा मन नहीं था आने का, लेकिन वो मुझे कॉलेज में जाना था, और उनकी वजह से मैंने पटना NIT में एडमिशन भी लिया था। अच्छा। क्योंकि वो कहते तो मेरा दूसरे जगह भी जितना मेरा मार्क्स था और रैंक था, मैं बिहार के बाहर के भी NITs में एडमिशन ले सकता था अच्छे ब्रांच में, इलाहाबाद या जमशेदपुर में या दुर्गापुर में। लेकिन दादाजी बोले कि उतना दूर तुम अगर एडमिशन ले लोगे, मुझे कुछ हो जाएगा तो पहुंच भी नहीं पाओगे। तो इसलिए हम पटना NIT में एडमिशन लिए, और यहीं पे थे तो घर गए थे। तो उन्होंने बोला कि, हम बोले कि दादाजी जा रहे हैं कल कॉलेज में असाइनमेंट जमा करना है। तो उन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है तो मत जा, कोनो ठीक नहीं के हमार कब का हो जाए। अच्छा, उन्होंने कहा ये बात कि जरूरी नहीं है तो मत जा, हमारा कोनो ठीक नहीं है। शाम का वक्त था, हम तकरीबन 3-4 बजे घर से निकले, और मेरा आरा से 35 किलोमीटर दूर है घर। तो मैं आरा ही पहुंचा था तो घर से फ़ोन आया कि
नहीं रहे। हमारी सिस्टर का फ़ोन आया था तो पता चला कि नहीं रहे। फिर हम लोग वापस गए वहाँ से, हम और घर परिवार के रिश्तेदार वगैरह सब आए तो फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। काफ़ी मुश्किल समय होता है हमारे भाई, जब घर का कोई इतना मुख्य सदस्य और इस तरीके से विदा हो जाए, जब आप साथ में भी नहीं रह पाते वो अंतिम समय में। और वो एक चीज़ और मैंने नोटिस किया है कि कई बार जब लंबे समय से बीमारी चलती है, आप घर से बाहर जाते हैं और जब घर से फ़ोन आता है ना, आप डर जाते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो गया हो। ऐसा आपने भी फेस किया होगा, फील किया होगा, ये होता है। आज जो कुछ भी है हम लोग उन्हीं के बदौलत है, क्योंकि चाहे हमारा शिक्षा हो, रहन सहन हो, खान पान हो, उस पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। शुरू से ही मैं गांव में जब होता था तो छोटा था, तो मैं बगल में खेलते खेलते किसी के घर चला जाता था, तो मैं देखता था कि मेरे घर के बगल में कि मेरे यहाँ दाल चावल बन रहा है, वहाँ पे माड़ भात लोग खा रहे हैं, बच्चे नमक डाल के, हरा मिर्च डाल के। तो मैं बोलता था मैं भी यहीं खाऊंगा। घर आके बोलता था तो मम्मी बोलती थी कि अरे दाल बना है तो तुम माड़ क्यों खाओगे? तो हम बोलते थे कि नहीं, हम वहीं खाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर मेरे जो गांव के जो साथ के जो हम उम्र जो लोग थे वो देखते थे कि वहीं खाते थे। तो मुझे लगता था कि यार हमको माड़ भात मम्मी नहीं देती है, इन लोग को माड़ भात। तो फिर दादाजी समझाए कि देखो हम लोग का घर का स्थिति ये है कि हम लोग दाल खरीद सकते हैं और दाल खाना चाहिए। माड़ वो लोग मजबूरी में खा रहे हैं, उनको दाल नहीं मिल रहा है तो इसलिए खा रहे हैं। तो फिर मुझे समझ में आया कि शायद मेरे दादाजी शिक्षक हैं, कुछ पैसे कमा लेते हैं, इसलिए हम लोग सक्षम हैं कि दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं। फिर आपको दाल का महत्व समझ में आया। हाँ, तो ये सब चीज़ें, खान पान, रहन सहन, लाइफस्टाइल जो है वो तमाम चीज़ें आपको अपने दादाजी से मिली हैं। बिल्कुल। चलिए, काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग रहा है और होना भी चाहिए। बच्चों का ग्रैंड पेरेंट्स से, दादा दादियों से लगाव एकदम होना चाहिए। और ये एक रिसर्च में देखा भी गया है कि जो बच्चे अपने दादी या दादा के साथ या नाना नानी के साथ पलते बढ़ते हैं, वो आगे चल के थोड़े से इंटेलेक्चुअल ज़्यादा होते हैं, थोड़े समझदार होते हैं, चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं। और जो जिन बच्चों को ये प्यार नहीं मिलता है, वो लोग बहुत जल्दी गुस्सा भी करते हैं, एंग्री हो जाते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। इसलिए काफ़ी ज़रूरी है। खैर, अब तो स्थितियाँ काफ़ी बदल रही हैं, लोग ग्रैंड पेरेंट्स का तो रहना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। खैर, NIT से बीटेक किया आपने जी, अच्छी नौकरी कर सकते थे, फिर ये नीला झंडा उठा के सड़क पे क्यों आ गए भाई साहब? इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जब मैं NIT थर्ड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में था तो एक आंदोलन था दिल्ली में, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, निजी क्षेत्र में आरक्षण, न्यायपालिका और तमाम चीज़ों को लेकर के। तो उस समय मेरे पास ये उस आंदोलन का खबर मुझे मिला जब मैं कॉलेज में था। तो एक हमारे बड़े भाई के समान है, उनके माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली थी कि ऐसा ऐसा है। कौन, नाम बता सकते? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। एक हमारे बड़े भाई हैं, भोजपुर आरा के ही रहने वाले हैं, अजय पासवान नाम है उनका। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि कहाँ है, तो मैं मिला करता था अक्सर। तो बताया कि ऐसा ऐसा है और अभी देश का जो हालात है, वैसे सिचुएशन में SC कम्युनिटी के ये हालत हैं, हमारे लोगों का बराबर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तमाम मामलों को लेके आंदोलन होना है। तो हम बोले ठीक है, मुझे लगा कि ठीक है चलो। ये कब की बात है? ईयर सन बता दीजिए। मुझे लगता है कि 2015 का बात, 15 की बात है। 2015 का। तो हम बोले कि ठीक है, तो क्या करना है, तो आंदोलन है, दिल्ली चलना है। अच्छा। आप और अपने साथियों को भी ले लीजिए।
तो हम बोले कि अकेले जाएंगे तो नहीं हो जाएगा। तो नहीं, अपने साथियों को ले लीजिए, वो भी जाएंगे, थोड़ा बहुत समझेंगे क्या है नहीं है। तो मैं अपने तकरीबन 10-15 साथियों के साथ दिल्ली उस आंदोलन में गया और आंदोलन में शरीक हुआ। वहाँ अम्बेडकर भवन है, वहाँ पे हम लोग रुके थे और अम्बेडकर भवन से हम लोग निकल करके रामलीला मैदान में वो कार्यक्रम होना था आंदोलन का, वहाँ तक हम लोग पैदल मार्च करते हुए गए। नीला झंडा, डंडा, तो काफ़ी मतलब अट्रैक्ट कर रहा था कि ये चीज़ें हैं क्या भाई। जय भीम लिखा हुआ था झंडा पे। तो तब तक मैं नहीं समझ पाता था चीज़ों को। अम्बेडकर साहब को मैं जानता था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनका क्या योगदान है इस सोसाइटी के लिए, हमारे हक अधिकारों के लिए, हमारे शिक्षा के लिए, हमारे बेहतर ज़िंदगी के लिए, ये मुझे तब तक नहीं पता था। मैं जानता था कि बस संविधान बनाए हैं, संविधान के निर्माता हैं, बस उतना तक ही काम खत्म था। जैसे नेहरू जी को जानते थे कि प्रधानमंत्री हैं, गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, अम्बेडकर जी संविधान निर्माता हैं, पटेल साहब गृह मंत्री हैं, बस इतना तक ही जानता था। तो मैं गया, आंदोलन खत्म हो गया, फिर दिल्ली उल्ली घूमे हम लोग। कुछ किताबें बिक रही थी उस आंदोलन के दौरान रामलीला मैदान। अच्छा, बुक स्टॉल लगे? हाँ, बुक स्टॉल्स लगे थे। तो अम्बेडकर साहब की किताब थी, कांसीराम साहब की भी किताब थी, लेकिन चूंकि जिज्ञासा जय भीम झंडा पे लिखा हुआ था, तो कांसीराम साहब में मैं उस समय इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि मैं पहले अम्बेडकर को जानूंगा तभी तो कांसीराम को जानूंगा। तो मैंने अम्बेडकर की 2-4 किताबें खरीदी और उसको ट्रेन में लेकर के मैं वापस लौट आया पटना। तो पतली पतली किताबें थी, तकरीबन 40 पेज की, 50 पेज की। तो मुझे लगता है कि 1 महीना में मैंने 3-4 किताबें पढ़ लिया। एक तो जात पात का विनाश था और एक बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी पे था, समाज में उनका क्या योगदान है उस पे था। तो मैंने जब 2-3 किताबें पढ़ी तो मेरे अंदर बेचैनी हो गई कि भाई एक आदमी उस दौर में इस देश के करोड़ों लोगों के लिए सोचता है कि समाज में शिक्षा कैसे बेहतर हो, इनका रहन सहन कैसे बेहतर हो, कैसा इनका हर फील्ड में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, कैसे इनका उन्नति हो, उसके बारे में सोच रहा है। और इस आंदोलन को अब तक उस तरह से मजबूती नहीं मिला कि नहीं मिला, ये क्या मामला है भाई, और इसको लेकर के देश में इतने सारे नेता हैं, ये गंभीर क्यों नहीं है। तो फिर मैं उस पर और भी चर्चाएं वगैरह करने लगा लगातार। और भी लोगों से, मैं दिल्ली गया था तो कई राज्यों के लोगों से मेरे बात मुलाकात ताल्लुकात होने लगे। तब मैंने सोशल मीडिया पे अपना फेसबुक अकाउंट बनाया, फेसबुक पे अकाउंट बनाया और मैं अन्य लोगों से जुड़ा और लगातार जो है बाबा साहब की कथन, उनके किताबें, उनके जीवनी, उनके कार्य और उन तमाम चीज़ों को लेकर के वो होने लगा, पढ़ने लगे। हाँ, है ना, उनसे रूबरू होने लगे। बिल्कुल। फिर मैं भगत सिंह को पढ़ा। अच्छा, भगत सिंह को पढ़ा? हाँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ किताब। ये तो बड़ा खतरनाक काम कर दिया। हाँ, तो फिर क्योंकि आजकल जो लौंडे टी शर्ट में भगत सिंह की फोटो लगा के घूमते हैं, वो लगाना अलग बात है, लेकिन भगत सिंह को पढ़ना अपनाना और पढ़ना दोनों अलग बात है, बहुत अलग बात है। जो लोग भगत सिंह का टी शर्ट पहन के घूमते हैं वो सारे के सारे लोग आस्तिक होते हैं, लेकिन भगत सिंह खुद ही नास्तिक थे। तो फोटो लगा लेने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन उनके विचारों को मानना अलग बात है। अम्बेडकर साहब का जय भीम तो आज आरएसएस के लोग भी कर रहे हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, उनके परिनिर्वाण दिवस को मनाते हैं, लेकिन अम्बेडकर के विचारधारा से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। मैं भगत सिंह को पढ़ा, फिर कांसीराम साहब को पढ़ा, और जब मैं कांसीराम साहब को पढ़ा उस दिन मैंने सोच लिया कि अब चाहे जो हो जाए, अच्छा, नौकरी नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब कांसीराम साहब को पढ़ने के बाद आपने, हाँ, कि अब नौकरी नहीं ऐसा करेंगे। क्या पढ़ लिया भाई, जरा बताइए। कांसीराम साहब ने जो इस समाज की दुर्दशा के बारे में लिखा और उनके जीवनी में वर्णन है, और जो काम उन्होंने किया
कि इस समाज को बिना राजनीतिक भागीदारी के किसी तरह का तुम न्याय नहीं दिला सकते हो। और कांशीराम साहब का जो सपना था कि इस देश के हुक्मरान हम लोगों को बनना है, बाबा साहब का भी ये सपना था। वो भी कहते थे कि जाके अपनी दीवारों पे लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो, लेकिन वो एक नारा तक ही रह गया। बाबा साहब लिख करके गए, लेकिन उसको ज़मीन पर उतारने के लिए इस समाज के जो नालायक लोग आज़ादी के बाद से अब तक जो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी से जीत करके सांसद विधायक बन करके आते हैं, चूँकि बाबा साहब सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, वो तो मिला नहीं, तो वो नालायक लोग जो सांसद विधायक बन करके आते हैं उस लाइन पे कभी गौर ही नहीं किए। अगर गौर किए होते तो आज भी इतनी ताकत है कि एक विधानसभा में, किसी राज्य का विधानसभा, किसी राज्य देश पूरे देश का जो लोकसभा है या राज्यसभा लोकसभा है, वहाँ पे हमारे लोगों की हक में कटौती हो जाए, उनके अधिकारों का नुकसान हो जाए, उनके आरक्षण का नुकसान हो जाए, उनके बच्चों की सीटों की कटौती हो जाए, उनके समाज के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए, उनके लोगों का मूछ रखने के लिए हत्या कर दिया जाए, उनके बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म कर दिया जाए। ये मामला फिर मुझे याद है कि 2017 का साल 2017 था और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में एक मामला आया कि वहाँ पे सबीरपुर में एक हिंसा हुआ है। अच्छा। और उस हिंसा में दलितों के घरों को तोड़फोड़ किया गया है, उनके साथ मारपीट किया गया है, उनके लोगों का हाथ पैर काट दिया गया है और उल्टा दलितों को ही जेल में डाल दिया गया है। उसमें एक नाम प्रमुखता से आया, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का। और जैसे ही ये मामला हम लोग के संज्ञान में आया, हम लोग अब तक थोड़ा बहुत जो एक्टिविटी करते थे कि कहीं कुछ घटना हो गया तो वहाँ चले जाना, ये वो चीज़ें मिलना, तमाम चीज़ें, तो ये घटना होते ही पूरे देश में सनसनी की तरह ये घटना फैली थी, क्योंकि 2017 में ही पहली बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। और उस दौरान ही उनके ही कम्युनिटी के लोगों ने दलितों के ऊपर जुल्म ढाया था। योगी आदित्यनाथ की कम्युनिटी के लोगों ने, जिस जाति से आते हैं, राजपूत हैं, ठाकुर हैं, उनके जाति के लोग, हाँ अजय सिंह बिष्ट, उनके जाति के ही लोगों ने ही वहाँ पे सहारनपुर में हमारे लोगों पे जुल्म अत्याचार किया था। और उल्टे योगी जी की सरकार ने हमारे लोगों को ही जेल में भेजने का काम किया भी था, जिसमें हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, उनके अन्य साथी भी थे, हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनयरतन 17 की बात रही है, हाँ 2017 की। और जैसे ही ये हम लोग को पता चला तो उसमें हम लोगों ने बिहार के अंदर कई अन्य भी अम्बेडकरी संगठन के लोगों के साथ मिल करके पटना में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला दहन करने का काम किया, देश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन करने का काम किया, और तमाम इस तरह का हम लोग के देखा देखी सोशल मीडिया पे पूरे बिहार के अंदर दलित समाज के जो लोग हैं स्वतः भाई चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों के रिहाई के लिए और हमारे लोगों पे हो रहे जुल्म अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बिहार से ही, मुझे याद है कि बिहार से ही सबसे पहले विरोध प्रदर्शन होना स्टार्ट हुआ। बिहार में हुआ, उसके बाद दिल्ली हुआ, फिर अन्य राज्यों में हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी में, और ये पूरे हिंदी भाषी राज्यों में पूरे देश में करीब करीब हो गया। उस दौरान ही हम सभी लोग, खास करके मैं, भीम आर्मी से जुड़ा था। और भीम आर्मी का कोई रूपरेखा नहीं था उस समय, बस भीम आर्मी जो सहारनपुर ज़िले में चलती थी, मुजफ्फरनगर और पश्चिमी यूपी के जो चंद ज़िले हैं वहाँ चलती थी, और उसके नेता चंद्रशेखर आज़ाद, विनयरतन सिंह, कमल वालिया जी लोग थे, और वहाँ पे ये लोग ऑपरेट करते थे। भीम आर्मी कोई आंदोलनकारी संगठन नहीं था, वो शिक्षा दीक्षा का काम करता था। भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन जो था नाम, उसका काम था कि आफ्टर अ स्कूल बच्चों को, अपने समाज के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना, अच्छा इंग्लिश, अच्छा मैथ और बहुजन महापुरुषों की जानकारी देना। तो ये काम ये लोग करते थे। तो हम लोग उस दौर में भीम आर्मी से जुड़े, लेकिन चूंकि नेतृत्व का कुछ इस तरह का मामला नहीं था, तो सब लोग अपने अपने राज्य में खुद ही अपना अपना नेतृत्व तैयार करके खुद ही कोई प्रदेश अध्यक्ष बन गया, कोई जिला अध्यक्ष बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। बीच में जब चंद्रशेखर भाई फरारी में थे तो दिल्ली में जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट बुलाया गया था, और वो भी स्वतः स्फूर्त था। पूरे देश भर के लोग जंतर मंतर पे सहारनपुर हिंसा के खिलाफ
पहुँचे थे उस दौरान ही भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो बोले कि हम बिहार से आए हैं तो उनको हाँ ठीक है भाई, बिहार की जिम्मेदारी तुम संभालो, हम बंगाल से आए हैं तो बंगाल तुम संभालो, झारखंड से आए हैं तो झारखंड तुम। उस तरह से भीम आर्मी का गठन शुरू में हुआ था और उस दौरान ही हम लोग भीम आर्मी से जुड़े। और भीम आर्मी से जब जुड़े तो चूँकि सहारनपुर में जो हिंसा घटना हुई थी, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बाद में पकड़े गए, जेल चले गए और उनके साथी, तो उनकी रिहाई के लिए भी जब वो जेल में थे तो पूरे बिहार के अंदर हम लोगों ने घूम घूम करके भीम आर्मी संगठन का निर्माण किया और इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया और आंदोलन से अपने समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया। ठीक है, आपने मतलब भीम आर्मी जब विस्तार कर रही थी भारत में, जब मतलब ऑटोमेटिक हो रहा था, आई थिंक मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल, उसने कोई प्लानिंग करके चंद्रशेखर जी ने किसी ने नहीं किया, कुछ भी नहीं। जन आक्रोश था शायद, तो जब वो स्वतः बढ़ रही थी उस समय आप उनसे जुड़े और पूरे देश से लोग जुड़े और भीम आर्मी का एक बड़ा चेहरा सामने आया। आप तब से भीम आर्मी के साथ हैं, चंद्रशेखर के साथ हैं। चंद्रशेखर कैसे आदमी है? बहुत बेहतरीन लाजवाब इंसान है, जिंदा दिल इंसान है। उस आदमी में किसी तरह का भय नहीं है, न लोभ है न लालच है। ठीक है, अब तो सांसद बन गए हैं। बिल्कुल सांसद बन गए हैं, लेकिन अब भी आप उनसे जब मिलेंगे तो आप उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाएंगे। हो सकता है कि एक चीज़ मैं उनके अंदर नोटिस किया हूँ कि अगर किसी को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा वो उनसे खुल करके बात करने में थोड़ा सा वो है चीज़ें, लेकिन जब वो जान जाते हैं तो आप देखिएगा बहुत मज़ेदार इंसान है। और हमेशा उनका यही रहता है कि मेरे शरीर का आखिरी कतरा इस बहुजन मूवमेंट के लिए, बहुजन समाज के लिए, महापुरुषों का आंदोलन के लिए समर्पित रहेगा। तो ये चीज़ें मैंने महसूस किया है कि उस इंसान में है। और वो सत्ता से, सरकार से, पुलिस प्रशासन से, जेल डालने से नहीं डरता है इंसान। तो और उस इंसान की दरिया दिली और जिंदा दिली ने इस देश में कई लाख चंद्रशेखर पैदा कर दिए हैं, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हर गली, हर मोहल्ले में नीला झंडा और डंडा लेकर के कब कौन चंद्रशेखर के रूप में भीम आर्मी का झंडा लेके खड़ा हो जाता है पता नहीं चलता है। आज चंद्रशेखर को भी नहीं पता है ना, चंद्रशेखर आज़ाद जी को, विनय रतन सिंह को, कि भीम आर्मी के लोग कहाँ हैं। जहाँ सोचता भी नहीं है कोई इंसान, वहाँ पे देखिएगा, जब मैं पहले बिहार घूमता था तो जय भीम का झंडा नहीं दिखता था, चीज़ें नहीं दिखती थी। आज जब हम लोग निकलते हैं सड़कों पे, अचानक से कहीं से फ़ोन आता है, भैया हम लोग यहाँ पे भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। कौन जुड़ा भाई? तो हम लोग अपने से जुड़ गए हैं। तो आज चंद्रशेखर आज़ाद, विनय रतन सिंह और हम सब लोगों का कद भीम आर्मी से बहुत छोटा हो चुका है। भीम आर्मी बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ी हो चुकी है। हाँ, भीम आर्मी हर गांव में है जहाँ पे बहुजन समाज के लोग रहते हैं। तो आज भीम आर्मी किसी पहचान का मोहताज नहीं है। और भीम आर्मी वो ताकत है, अदृश्य ताकत है। जब आवश्यकता होती है, बहुजन समाज पे कोई मान सम्मान की हानि होती है, उनके हक अधिकारों का कुछ मामला होता है, तो स्वतः स्फूर्त भीम आर्मी खड़ी हो जाती है बिना किसी नेता के इशारे के। और कब अगर इनको इशारा कर दिया जाए तो कब क्या से क्या कर देते हैं, उसका अंदाज़ा शायद इस देश की सरकार को भी नहीं है कि भीम आर्मी इतनी बड़ी ताकत बन चुकी है। अच्छा, भीम आर्मी जो शब्द है थोड़ा सा एग्रेसिव है। आर्मी, आप कुछ और भी नाम के साथ भी जा सकते थे, लेकिन आर्मी क्यों आपने चुना? शायद आप लोगों ने चुना शायद इसलिए कि हमें दिखाना था कि हम कमज़ोर नहीं हैं। बिल्कुल। अब तक भीम आर्मी से पहले जितने भी संगठन बने, वो सारे संगठन बस उसी तरह का नाम रहता था, कमज़ोर, शोषित, ये कर करके, और उसमें बोल्डनेस और उस तरह का दिखता नहीं था कि ये हमारे लिए मजबूती से खड़ा हो सकता है। एग्रेशन नहीं दिखता। हाँ, एग्रेशन नहीं दिखता। हमको चंद्रशेखर से पहले भारत की राजनीति में एग्रेशन नहीं दिखा है। सिर्फ विचारधारा की बात होती थी और अपने हक अधिकार के लिए न्यायिक तरीके से लड़ाई लड़ने की बात होती थी। लेकिन भीम आर्मी संगठन जब बना तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने और उनके साथियों ने काफ़ी सोच विचार करके ये नाम रखा होगा कि भीम आर्मी यानी बाबा साहब की आर्मी।
बाबा साहब की आर्मी मतलब बाबा साहब के मान सम्मान के लिए, उनके बच्चों के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, देश के संविधान के लिए आर्मी कुछ भी कर सकती है, इसलिए उन्होंने भीम आर्मी नाम रखा था। फैन फॉलोइंग तो गजब की है, सब कुछ है, लेकिन वोट क्यों नहीं मिलता है बिहार में? क्या बात कर रहे हैं, बिहार में 24 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़े, ठीक है। और आपको पहले से पता है कि बिहार में दलितों के कई दल हैं, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के कई दल हैं, बहुजन समाज के भी कई दल हैं। आप देखिए तो बिहार की बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बहुजन समाज की ही पार्टियां हैं, ठीक है। चाहे लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी हो राष्ट्रीय जनता दल, या नीतीश कुमार जी की पार्टी हो जनता दल यूनाइटेड, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ठीक है। जीतन राम मांझी साहब का पार्टी हो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, चिराग पासवान जी की पार्टी हो लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पशुपति पारस जी की जो पार्टी हो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, ये तमाम पार्टियां बिहार में होने के बावजूद भी आप इस बार का जब चुनाव का रिजल्ट देखेंगे तो आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम जो भीम आर्मी का राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक दल जो है, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम ने 24 सीटों पे चुनाव लड़ा। ठीक है, नतीजे क्या हुए? ठीक है, 24 सीटों में मैं आपको बता रहा हूँ कि 2-3 सीटों पे तो हमारे प्रत्याशी इतने मत प्राप्त किए कि बिहार में बड़े बड़े राजनीतिक पूंजीपति और धना सेठों की जो पार्टियां हैं वो भी हमारे पीछे थी। ठीक है, अच्छा। औराई में हमारे प्रत्याशी थे आज़ाद समाज पार्टी के आफ्ताब आलम जी, उन्होंने तकरीबन 33-34 हज़ार वोट प्राप्त किया। ठीक है, दूसरा एक और सीट था हमारा भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष की बात कर रहा हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था। हमारा भीम आर्मी का नवादा का जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र राजवंशी जी, जब नवादा के एक जनरल सीट पे, सामान्य सीट पे दलित समाज का बच्चा हिसुआ में लड़ाई लड़ रहा था और बिना किसी साधन संसाधन के, गरीब घर का बेटा है। ठीक है, और जब वो चुनाव लड़ रहा था तो तकरीबन 30,000 वोट उसको हिसुआ में आया। 30,000 वोट आया जी, जनरल सीट पे? जी, सामान्य सीट पे। अच्छा। और वहाँ पे 27,000 वोटों से कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी नीतू सिंह, वो चुनाव हार गई और हमारा प्रत्याशी जो था 30,000 मत लेकर के आया, बिना पैसे लगाए हुए, बिना किसी को बूथ पोलिंग एजेंट बैठाने के लिए पैसा दिए हुए, ना बिना किसी को खिलाए, बिना किसी को पिलाए, बिना खर्चा पानी के 30,000 वोट भीम आर्मी के नाम पे। हाँ, भीम आर्मी के नाम पे उसको आया। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे झाझा में एक हमारे प्रत्याशी थे, झाझा में, हाँ, मोहम्मद इरफान, वहाँ पे लालू जी के पार्टी के बहुत ही खास नेता जयप्रकाश यादव चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ पे 4,000 मतों से वो चुनाव हार गए। हमारे प्रत्याशी को 9,500 वोट आया झाझा में। मतलब आप लोग हराने का काम कर दे? हराने का काम नहीं किया हम लोग, तो लोग विधानसभा चुनाव अनाउंस होने से पहले कह रहे थे कि भाजपा को हराना चाहते हैं अगर तेजस्वी यादव जी और कांग्रेस के लोग, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें। लेकिन इन लोगों को लगा कि आजाद समाज पार्टी कांसीराम का, भीम आर्मी का बिहार में क्या मांग दिए भैया आपकी? वो नहीं माने? हम कुछ भी मांगे ही नहीं, हम लोग बोले कि बस हिस्सेदारी और भागीदारी की बात होनी चाहिए। तो कितना हिस्सेदारी मांग लिया आपने? जैसे आप देखिए ना कि बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन में जो अनुसूचित जाति समाज की जो पार्टियां हैं, चाहे चिराग जी की पार्टी हो, चाहे जीतन राम मांझी साहब की पार्टी हो, और उन पार्टियों को आप देखिए कितना सीट मिला था, 20-25 क्या बात कर रहे हैं। चिराग जी को 29 सीट मिला था, जीत क्या है 19 जीत कर गया है, लेकिन 29 सीट उनको मिला। जीतन राम मांझी साहब को तकरीबन 6 सीट मिला, यानी 35 सीट अनुसूचित जाति समाज का रिप्रेजेंटेशन एनडीए ने फिक्स किया। अच्छा, एनडीए ने उतना 35 किया। हाँ, ठीक। लेकिन ई महागठबंधन के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि आप जो गठबंधन बनाए, सबसे पहले तो किसी अनुसूचित जाति समाज के नेताओं को आपने गठबंधन में रखा नहीं। आप अपने ही पार्टी में जो आपके यहाँ आपकी गुलामी करने वाले लोग हैं, जो समाज के मुद्दों पे मौन रहने वाले लोग हैं, उनके भरोसे आपको लगा था कि अनुसूचित जाति समाज का वोट हम ले लेंगे, और उन लोगों ने किसी भी अनुसूचित जाति समाज के नेता को अपने साथ नहीं लिया। ठीक है। ये आपको पता है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांसीराम और भीम आर्मी एक ऐसी ताकत है कि अगर
इस महागठबंधन का हिस्सा भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, कांसीराम होती। और जब हेलीकॉप्टर से भाई चंद्रशेखर आजाद, तेजस्वी यादव जी सब साथ में जब प्रचार प्रसार कर रहे होते तो बिहार का जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज का वोट है, हम तो मात्र 24 सीटों पे चुनाव लड़े, तो तकरीबन हमको 2 लाख के आसपास वोट आया। 24 सीटों पे हम चुनाव लड़े। तो अगर अब सोचिए कि 243 में मात्र 24 पे लड़े हम, यानी 10% सीटों पे, तब हमको तकरीबन 2 लाख के आसपास वोट आया हमारी पार्टी को। अगर हम 243 पे प्रत्याशी उतार देते, हम तो नहीं चाहते थे कि महागठबंधन चुनाव हारे, इसलिए हम लोगों ने कम सीटों पे चुनाव लड़ा। और हमारा जो गठबंधन भी था ओवैसी साहब के साथ, सब मिला करके हम लोग 60 सीटों पे 65 सीटों पे चुनाव लड़े हैं। यहाँ पे तो सरकार 122-23 पे ही बन जाता है, बाकी सीटें तो हम लोगों ने छोड़ दिया ना महागठबंधन को, कि आप वहाँ पे लड़िए जीतिए। लेकिन महागठबंधन जीतने के हालत में था कहाँ? नहीं, हमको एक बात साफ से बताइए ना, कितना सीट मांग लिया? 35-30? हम लोगों ने कोई डिमांड नहीं रखा था, बस हम लोगों ने ये बोला, क्या मन में क्या था कि सम्मानजनक सीटें आजाद सम्मानजनक मतलब क्या? हम वही एक रफ एस्टिमेट, बिल्कुल कि जितनी आबादी हमारी है उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। बिहार में अनुसूचित जाति समाज की आबादी 20% है, ठीक है, और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का जो बेस है वो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के ही लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जाति के लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में है। एकमात्र ऐसा दल, एक ऐसा संगठन है जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति समाज के हर जाति वर्ग के लोग हैं। तो हम लोग बोले कि जितना हमारा संख्या है उतना हिस्सेदारी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन महागठबंधन के जो लोग हैं वो लोग इस बात को नहीं माने। ऊपर से बाद में मुझे पता चला कि उनके द्वारा ये ऑफर दिया जा रहा था कि जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख लोग हैं वो आ करके हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ लें, या तो लालटेन के चुनाव सिंबल पे लड़ें या फिर कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ें। तो हमारा जब इतना वजूद है कि हम खुद के दम पे 35,000 30,000 वोट ला सकते हैं, ये बात तो बड़ी हंसने वाली होगी। तो गठबंधन फिर किस बात का गठबंधन कि आप हमारे सिंबल पर चुनाव लड़िए, तो आपने भी दिखा दिया ना भैया इस बार। दिखा, बिल्कुल। आप देखिए हमारे तकरीबन 10 प्रत्याशियों को 5,000 से लेकर के 35,000 तक वोट आया है। 5,000 के ऊपर के सारे प्रत्याशी, कम से कम 10 है, 24 में 10। और ये आजाद समाज पार्टी कांसीराम का पूरे देश में जहाँ जहाँ अब तक चुनाव आजाद समाज पार्टी पिछले 5 सालों में लड़ी है, 20 में ही हमारी पार्टी बनी थी चुकी, तो सबसे ज़्यादा मत अगर एवरेज देखा जाए जितना सीटों पे चुनाव लड़े तो आजाद समाज पार्टी ने इस बार बिहार में पाया है, ठीक है। अभी आपने जो गिनाए कुछ सीटें जहाँ पे जो आपको वोट आया आपके प्रत्याशियों को, उसके कारण से महागठबंधन हारा है, आपने गिनाया। अगर आप लोगों ने सारे सीटों पे उम्मीदवार खड़े कर दिए होते तो क्या लगता है 25 सीट भी नहीं आता ना? देखिए हम बता रहे हैं, हम चुनाव के 1 महीना पहले एक पत्रकार साथी ने हमसे पूछा था कि बिहार में महागठबंधन का क्या होगा, तो हमने उस समय ही कहा था कि बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, जो भविष्य में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो कहते हैं कि A to Z की बात, ठीक है, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि जब से 10% EWS आरक्षण बीजेपी ने दिया है तो उसके बाद से A to Z हो ही नहीं सकता, ठीक है। और हम कह भी दिए थे कि A to Z में 26 लीटर होता है और हो सकता है कि तेजस्वी जी को 26 ही सीट आए। और देखिए कि मतलब 26 ही सीट ये जीत ही रहे थे, लेकिन लास्ट में एक सीट जबरदस्ती, हमको लगता है कि 37 वोट से संदेश में राजद को हरा दिया गया, ठीक है। तो हो सकता है कि मेरा जुबान वो क्या कहते हैं कि काला जुबान हो, या फिर वो दर्द एक होता है ना, टूटे हुए दिल बिल्कुल से जो निकलता है। अब जो भी है तो हम पहले ही बोल दिए थे कि 26 सीट, तो इनको 26 सीट आ रहा था, 1 सीट संदेश को हरवा दिया और कमेंट आ गया, हाँ 25 ही हो गया, 1 कम हो गया, 25 हो गया। तो ये चीजें हम लोग को पहले से पता थी। चूंकि देखिए महागठबंधन का सरकार बनाने के लिए आप इस बात से समझिए, कौन एग्रेसिव थे? दलित एग्रेसिव थे क्या? मुस्लिम एग्रेसिव थे क्या? नहीं। पिछड़ा एग्रेसिव था क्या? अति पिछड़ा था? नहीं। एग्रेसिव कौन थे? ओनली यादव, कि तेजस्वी जी CM बनने चाहिए।
तो जब यादव एग्रेशन में होगा, जिसकी बिहार की सबसे बड़ी आबादी है, तो सब डरेंगे, दलित भी डरेगा। अरे 14% है, सरकार में आएगा तो बड़ी कूटेगा, मारेगा, जमीन छीनेगा। मुस्लिम को भी लगा कि अरे यहाँ तो MY समीकरण में होता था मुस्लिम यादव, जो 18% मुसलमान है, उसको आप डिप्टी CM का चेहरा तक घोषित नहीं किए, और आप घोषित किए किसको? मुकेश सहनी को। तो MY तो कर ही दिया ना, तो मल्लाह और MY यादव। वही तो मुस्लिम समाज के लोगों को मिला कि हम लोग को क्यों एग्रेशन MY का मतलब ही मल्लाह और यादव है। हाँ, तो मल्लाह और यादव समीकरण से थोड़ी आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मुस्लिम भी साइलेंट, दलित भी साइलेंट, अति पिछड़ा भी साइलेंट, पिछड़ा भी साइलेंट। एग्रेशन में आपके लिए सिर्फ यादव है। तो यादव का एग्रेशन तो भाई ना दलितों को पसंद है, ना पिछड़ों को अति पिछड़ों को पसंद है, ना मुसलमानों को पसंद है, ना फॉरवर्डों को पसंद है, ना सवर्णों को। तो एकदम लाजमी है कि उनको पसंद नहीं है। तो आपने देखिए कि आप चुनाव में माहौल क्या बना है। अच्छा अमर भाई, एक बात मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, जब नतीजे आ रहे थे तो सब लोग परेशान हो रहे थे, अरे हार गया। बहुत जो हमारे मित्र हैं बेचारे, मैं हंस रहा था, तो उसने कहा, उन्होंने कहा कि आप हंस काहे रहे हैं? मैंने कहा देखो भैया, बात बड़ी सीधी सी है। अभी बिहार में सबसे बड़ा दुसाधों का जो नेता है चिराग पासवान है, वो कहाँ है? NDA में है। सबसे बड़ा जो मुसहरों का नेता हैं जीतन राम मांझी हैं, वो कहाँ है? NDA में है। कुशवाहा का नेता उपेंद्र कुशवाहा कहाँ है? NDA में है। सबसे बड़े कुर्मी के नेता नीतीश कुमार खुद हैं। सबसे बड़े धोबी समाज के नेता श्याम रजक, वो कहाँ है? NDA में है। ब्राह्मण राजपूत के नेता तो है ही NDA में भैया। संजय जायसवाल, रेणु देवी, सब तो NDA में है। राजद में कौन है? मतलब इंडिया गठबंधन में कौन है? आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव। भैया कन्हैया कुमार तक को लोग मौका नहीं दे रहा है। अब पता नहीं कन्हैया कुमार से क्या, इनको आप ज़्यादा जानते होंगे। तो मैंने कहा तो जितना तय था अब देखिए ना, तेजस्वी यादव अपने सामने किसी को भी, दलित तो छोड़ ही दीजिए, किसी भी कास्ट के नेता को उभरने नहीं देते हैं। इनसिक्योर फील करते हैं, ऐसा लगता है ना आपको? बिल्कुल। और उसका ही डर था कि उनको लग रहा था कि अगर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को हम गठबंधन मिल लेंगे, अगर इनके 2-4-5 MLA बन जाएंगे, तो एक अकेला चंद्रशेखर 543 वाले संसद भवन में जब नीला गमछी लेके घुसता है, तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश का बड़ा बड़ा राजनीतिक दल जो इनके रिश्तेदार भी हैं, उनके नेता भी वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद के कद के सामने बौने नजर आते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा होगा कि बिहार में अगर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी खड़ी होगी तो हम दिखाई ना पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि इनको पता है कि दलित समाज में जो एग्रेशन भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के नाम को लेकर के है कि कब भारत बंद कर देते हैं, कब बिहार बंद कर देते हैं। तो हो सकता है कि इस बात का सुरक्षा इनको था। लेकिन मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए, हटा करके दरकिनार करके, तो आप सोचिए ना कि तेजस्वी जी को तो इनके घर के लोग नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने। कहाँ कोई चाह रहा था मुख्यमंत्री बनने, बताइए। इनके बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव जी, उन्होंने पार्टी अलग बना लिया, अलग चुनाव लड़ रहे थे। तो पूरे बिहार की जनता भी देख रही है ना कि भाई तुम्हारा बड़ा भाई नहीं चाह रहा है कि तुम मुख्यमंत्री बनो। जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही थी तेजस्वी यादव के पार्टी से, तो क्या बातें ऐसा कहा जाता कि उन तक नहीं पहुंचती हैं, बीच में संजय यादव आ जाता है? देखिए, हर चीज़ जो है ना वहाँ पे फाइनल करने के लिए दूसरे लोग हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब बात सच है। हाँ, लालू जी का कुछ चलता नहीं है, ठीक है। बस चीज़ें जो ये लोग फाइनल करते हैं उसी पे हाँ 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 कर देते हैं लालू जी। बाकी लालू जी का अब चलता वलता नहीं है। अब पूरा का पूरा मामला वहाँ पे दूसरे लोग डील करते हैं। ये तो अपने विधायकों तक से डायरेक्ट बात नहीं करते हैं मेरे भाई। तेजस्वी यादव जी, हमको लगता है कि इनके अभी 25 MLA जीते हैं ना, हो सकता है कि इस बार सबको अपना नंबर दिए हों, नहीं तो इसके पहले वाले, अरे मुझे पता है इनके कई विधायक मुझे पाते थे जो मेरे से कभी कभी वो लोग मदद भी मांगते थे। उनके लोकसभा के भी कई प्रत्याशियों ने मुझे संपर्क किया। वो सारे लोग बोलते थे, एक मुझे याद है, लोकसभा का एक किस्सा याद है कि इनके 2-3 प्रत्याशियों ने मुझे फोन किया कि मदद कराइए, हम लड़ रहे हैं चुनाव, भीम आर्मी मदद कर देगी तो इतिहास बदल जाएगा, ठीक है। तो हम बोले कि ठीक है, हम मदद कराएंगे, आप भी मेरी एक मदद करा दो।
पूरे देश में हम एक सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। हमारा नेता भाई चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप भी लोकसभा के प्रत्याशी हैं, हमारे नेता भी लोकसभा के प्रत्याशी हैं। तो आपके यहाँ मैंने देखा कि कल आपके यहाँ आपके लोकसभा क्षेत्र में तेजस्वी जी का कार्यक्रम है। तो आपसे तो बात होगी ही जब वो आएंगे तो आप उनसे कहिएगा ना कि भीम आर्मी के लोग समर्थन करना चाहते हैं आज़ाद समाज पार्टी के लोग महागठबंधन को, बिहार के 40 सीटों पे नहीं, पूरे इंडिया के 542 सीटों पे। ठीक है, आपको बस एक काम करना है तेजस्वी जी को कि एक ट्वीट लिखना है कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग इनको सहयोग करें। ठीक है, और इनको मतदान करें। ठीक है, हम बोले कि एक सीट पे एक ट्वीट में आप समर्थन करा दीजिए, कुछ बोलना भी नहीं है, खाली ट्वीट करा दीजिए, ट्वीट कर देना है, ट्वीट करा दीजिए। 542 सीटों पे चंद्रशेखर आजाद ही नहीं, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी महागठबंधन इंडिया अलायंस को समर्थन करेगी। पता है सांसद साहब अभी हो गए हैं, वो प्रत्याशी थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि अमर भाई कैसी बात कर रहे हैं, मेरा इतना औकात नहीं है कि हम ये बात तेजस्वी जी को बोल सके, कह सके मतलब कहने के सामने बोलने की भी औकात नहीं है। तो हम बोले कि कह नहीं सकते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। तो कह रहे हैं कि मेरे पास उनका नंबर थोड़े है। हम बोले अच्छा, किसका नंबर है? तो अरे संजय यादव जी का नंबर है और किसका नाम ले रहे थे। तो हम बोले कि लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं आप, मदद चाहिए भीम आर्मी से, आप प्रत्याशी हैं किसी और दल के, आपको तो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा जल्दी नंबर मिल गया। आप अपने पार्टी के जो नेता हैं जिनके चेहरा पे आप चुनाव लड़ रहे हैं उनका नंबर आपके पास नहीं है। तो वो बताए क्या बोले कि भैया ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, पार्टी के 78-79 गो MLA है, किस उसमें से 90% के पास तेजस्वी जी का नंबर नहीं है। अब सोच लीजिए, काहे भैया काहे के नेता हैं फिर आप? तो जब इनके विधायकों के पास डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है अपने नेता से, अपने सांसदों से, इतना उनके मन में डर भय है कि देश का सबसे बड़ा संगठन, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारा नेता चंद्रशेखर आजाद पिछले 10 वर्षों में इस देश के तमाम जो लोग समाजवाद के नाम पे, अम्बेडकरवाद के नाम पे, मानवतावाद के नाम पे, संविधान बचाने के नाम पे, आरक्षण बचाने के नाम पे ढोंग करने वाले जितने नेता हैं देश में, कोई भी हो, सबसे ज़्यादा संघर्ष किया है पिछले 10 वर्षों में हमारा नेता चंद्रशेखर आजाद। सबसे ज़्यादा लाठी खाया है, सबसे ज़्यादा इस संगठन के, इस पार्टी के लोगों पे मुकदमे हुए हैं पूरे देश में, और सबसे ज़्यादा भीम आर्मी के, आज़ाद समाज पार्टी के लोग जेल गए हैं। चाहे दलितों का मामला हो, चाहे मुसलमानों का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, पहलवानों का मामला हो, पिछड़ों का मामला हो, अति पिछड़ों का मामला हो, शिक्षक भर्ती में घोटाले का मामला हो, वहाँ 69,000 शिक्षक में OBC के बच्चों के सीटें काट लेने का मामला हो, कोई मामला पूरे देश में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने पीठ नहीं दिखाया है, बल्कि अपना सीना आगे कर करके इन तमाम फर्जी ढोंगी समाजवादी, अम्बेडकरवादी, संविधानवादी, आरक्षणवादी नेताओं से ज़्यादा संघर्ष करने का काम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने किया है, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने किया है। तो ये तमाम जो लोग एक सीट पे समर्थन नहीं दे सकते हैं, आप सोचिए कि कैसे ये लोग सत्ता में आ सकते हैं, कैसे सरकार बदल सकते हैं। ना आप नेतृत्व देना चाहते हैं, ना आप समर्थन देना चाहते हैं, ना आप साथ खड़ा होना चाहते हैं, कैसे? और अब बात करते हैं पिछड़ों की। हाँ, बात करते हैं दलितों की, मतलब सिर्फ बात ही करते हैं ना, तो बात करना मतलब तो यही हुआ ना, बात तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा से आपको घर में खाना मिल रहा है, अच्छा से आपको पहनना मिल रहा है, घूमना मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रहा है, तो आप बात तो कर ही सकते हैं। आपको थोड़ी डर है कि हम बात करेंगे तो हम पे गोली चल जाएगी, हम बात करेंगे तो हमारी ज़मीन छीन ली जाएगी, हम बात करेंगे तो हमको जेल में डाल दिया जाएगा, हम बात करेंगे तो हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म कर दिया जाएगा, हमारे भाई की हत्या कर दी जाएगी। आपको तो डर नहीं है ना, तो आप बात कर सकते हैं। लड़ना, उनके लिए लड़ना, उनके लिए खड़ा होना अलग बात है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। पिछले 10 वर्षों में भीम आर्मी के लोगों ने सीने पे गोलियां खाई है अपने समाज के मान सम्मान के लिए। बिहार की ही बात कर दें, देखिए हमारे भीम आर्मी के मजबूत सिपाही थे भाई राकेश पासवान, वैशाली में उनको छलनी कर दिया गया गोली मार करके। तो ये तमाम चीज़ें हुई हैं, और बताइए कि कहाँ है ये नेता जिनको आप नाम ले रहे हैं, ये सोचने की बात। अभी जो करेंट मुद्दा है
बिहार में तकरीबन 120 दुसाध पासवानों का या दलितों का घर तोड़ने का आदेश हुआ है, जिसमें से 8-10 का साथ तोड़ भी दिया गया है। एक वीडियो आया था सामने जिसमें एक औरत रो रही थी, जिनका बच्चा था, छोटी सी बच्ची थी, कि ठंडा में कहाँ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे चिराग की चुप्पी क्यों है? क्योंकि चिराग को तो यही लोग वोट करते हैं ना, आंख मूंद के वोट करते हैं, दुसाध करते तो हैं। देखिए, चिराग साहब लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, ठीक है, बड़े भाई के समान है, बहुत आदर करते हैं हम उनका, ठीक है। उनकी राजनीतिक गठबंधन की मजबूरी हो सकती है, सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। चिराग तो बोल रहे हैं ना कि हमको जितना उम्मीद था उससे ज़्यादा मिल गया है। हाँ, तो उनको पार्टी को और उनको मिला है, उनको पार्टी को मिला है, इस समाज को क्या मिला है? बिहार में 100% पासवानों की आबादी है, 20% दलितों की आबादी है। क्या हर दलित के घर में विधायक हो गया क्या? तो हम पूछना चाहते हैं कि चिराग जी का पार्टी मजबूत हो गया, उनका परिवार मजबूत हो गया, उनका घर मजबूत हो गया, जीजा जी सांसद हो गए, एक जीजा जी SC आयोग के चेयरमैन हो गए, एक भगना को विधानसभा का चुनाव लड़ा दिए, तो क्या बिहार के 6% पासवानों का 20% अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के भी उनके भाई भतीजे, उनकी बहन, उनका जीजा, उनका साला, उनका भगना विधायक MP हो गया, चेयरमैन बन गया, उसको लाल बत्ती वाली गाड़ी मिल गई, उसको सुरक्षा मिल गया, उसका पटना के पौष इलाके में घर बन गया, एयरपोर्ट के बगल में ऑफिस मिल गया, दिल्ली में उसको लुटियंस जोन में बंगला मिल गया, कि मुंबई के बॉलीवुड के फिल्मों में पैसा लगा दिया बिहार का दलित। बताइए कि गोवा में उसका कोई बड़ा सा रिसोर्ट खुल गया, कितना पेट्रोल पंप खुल गया बिहार के दलितों का, दुसाधों का, हमको बताइए ना। ये बात सोचने को सकता है। खैर, कुछ नहीं खुला है, लेकिन वोटवा तो दुसाध उन्हीं को खैर देता जो है भी ना। हो, वोट देता था, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब आपको बता देते हैं कि आएगा मजा, घबराइए नहीं, ठीक है। हमारे लोग मजबूती से तैयार हो रहे हैं, ठीक है, और अपनी चीज़ों को, हक अधिकार को भी समझ रहे हैं, ठीक है। जो शिवनंदन नगर नालंदा का मामला है, जिस मामले में चिराग जी की पार्टी लिपापोती करने का प्रयास कर रही है, उस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है, उस मामले पे मैं आपको कहता हूं कि भले लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर इनके विधायक चुप्पी साध लें, प्रशासन से, सरकार से मैनेज कर लें, अपने समाज के लोगों के घर पे बुलडोजर चलवा दें, लोजपा के, हाँ, हम के सारे पार्टी, हाँ, लेकिन हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी इस पे चुप नहीं रहने वाले हैं। अकेले तो हैं, वो बोलेंगे क्या? आप देखिएगा ना, लोकसभा में जिस दिन चंद्रशेखर आजाद जी को मौका मिलेगा, बिहार के जो बुलडोजर एक्शन, सिर्फ नालंदा का मामला नहीं है, बिहार के विभिन्न जिलों से मेरे पास फोन आ रहे हैं कि वहां पे जो लोग भूमिहीन हैं, जो सरकारी जमीनों पे रह रहे हैं, उनके झोपड़ियों को तोड़ने का, उनके घरों को तोड़ने का आदेश कहीं हाई कोर्ट से, कहीं ब्लॉक से, कहीं अनुमंडल से, कहीं जिला से, प्रशासन से आया हुआ है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के लोकसभा में जिस दिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बोलने का मौका मिलेगा, उस दिन बिहार में बढ़े हुए क्राइम पे, बिहार के बुलडोजर एक्शन पे वो जरूर बोलेंगे, और बिहार की आवाज़ दिल्ली संसद भवन में भी गूंजने का काम करेगी। और साथ ही साथ चिराग जी को जो करना है करे, मिलना जुलना है, संतावना देना है, जो करना है करें, लेकिन भीम आर्मी चुप नहीं बैठेगी। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से, इस शो के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि इस महीने के बाद जब ठंड थोड़ा कम हो जाए, या अभी ही हम लोग एक समीक्षा बैठक बुला रहे हैं संगठन का, उसके बाद बिहार के अंदर मैं पूछना चाहता हूं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं 20 सालों से, D बंदोपाध्याय के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया था, भूमि सुधार आयोग का, ठीक है। भूमि सुधार आयोग ने रिपोर्ट दिया कि 21 लाख एकड़ जमीन बिहार के अंदर खाली है, किसी माफिया के कब्जे में है। 21 लाख एकड़ जमीन, हाँ, 21 लाख एकड़ जमीन खाली है। और रही बात ये बुलडोजर एक्शन का, तो भाई तुम बुलडोजर चलवाने से पहले बिहार के जो बहुत बड़े बड़बोले गृह मंत्री जो हैं, सम्राट चौधरी जी, अच्छा, हाफिडेविट वाले, हाँ, हाफिडेविट वाले
आप हमको ये बताओ कि तुम बुलडोजर चला रहे हो, क्या ये लोग बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं जिस पे बुलडोजर चलवा रहे हो, जिसके घर को तोड़वा रहे हो, कि ये भी बिहार के ही वोटर हैं, कि यही लोग आधार कार्ड इनका बिहार का है कि नहीं है? बिल्कुल है। सबका वोटर आईडी कार्ड बिहार का है, तो ये बाहर से तो आए नहीं है, लेकिन इनके घर को तुम तोड़वाना क्यों चाह रहे हो भाई? आप गृह मंत्री हैं, इतने मजबूत हैं कि आप नीतीश कुमार को झुका सकते हैं। अभी आप नीतीश कुमार जी से बात करते कि बुलडोजर तभी चलेगा जब 21 लाख एकड़ जो डी बंदोपाध्याय का भूमि सुधार आयोग का रिपोर्ट कहता है, उन जमीनों को, या जो लोग नहर किनारे, नदी किनारे, सड़क किनारे, नाले किनारे, तालाब किनारे जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय के लोग हों, हम ये नहीं कहते सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, जो लोग सरकारी जमीनों पर रह रहे हैं, चूंकि नारा भी कांसीराम साहब कहते हैं जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो भूमि सुधार आयोग का रिपोर्ट जब कह रहा है कि 21 लाख एकड़ जमीन खाली है, और अगर इन जमीनों का समान वितरण कर दिया जाए तो इस बिहार के अंदर एक भी भूमिहीन परिवार नहीं बचेगा, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी जाति का हो, किसी भी जाति, चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, राजपूत भूमिहार ही क्यों ना हो, अगर सबको, अगर 3-3 डिसमिल जमीन जो भूमिहीन है, जो सरकारी डेटा कहता है, जो भूमि सुधार आयोग का रिपोर्ट कहता है, अगर इन जमीनों को बांट दिया जाए 3-3 डिसमिल, 4-4 डिसमिल, तो बिहार में कोई भूमिहीन नहीं रहेगा, किसी के घर पे बुलडोजर चलाने की नौबत नहीं आएगी। तो कई लोग कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का दबाव था, हाईकोर्ट का आदेश था, तो हाईकोर्ट को यह दिख रहा है कि अतिक्रमण है, हाईकोर्ट को ये नहीं दिख रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री आयोग का रिपोर्ट जांच करवा के, आयोग गठन करवा के उसका 21 लाख एकड़ जमीन का वितरण नहीं करवा रहा है। तो हाईकोर्ट के जो जब बैठे हुए जज हैं, मैं उन सबको भी कह देना चाहता हूँ, न्यायपालिका का बहुत सम्मान है। तो आप सिर्फ अतिक्रमण पे ध्यान दे रहे हैं कि अतिक्रमण हटाओ, अतिक्रमण हटाओ। तो अतिक्रमण हटा के किसको हटाना चाहते हैं? बांग्लादेशी को, पाकिस्तानी को, हैं? किसको हटाना चाहते? अफ्रीका के लोग रह रहे हैं इंडिया में, बिहार में, सब बिहारी है, सब लोग आपको वोट दिया, आप चुनाव के पहले बुलडोजर चलवा के देख लेते, सरकार पे बुलडोजर चल जाता है। लेकिन हम आपको कह देना चाहते हैं आपके इस शो के माध्यम से कि बिहार के अंदर जहां बुलडोजर चलना था चल गया, लेकिन अब एक समान जमीनों का वितरण के लिए जल्द भीम आर्मी के नेतृत्व में आंदोलन चलने वाला है, और भीम आर्मी इन तमाम बुलडोजर के सामने, भीम आर्मी की कमेटी, भीम आर्मी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, गरीबों के जमीनों पे बुलडोजर चलने से पहले आपको भीम आर्मी के लोगों पे बुलडोजर चलाना पड़ेगा। भीम आर्मी इन बुलडोजर का सामना करेगी, नहीं तो सरकार सभी भूमिहीनों को 4-4 डिसमिल, 3-3 डिसमिल जमीन वितरण कराए, ताकि किसी के घर पे बुलडोजर चलाने का नौबत नहीं आए। अन्यथा जो लोग जिस जमीन पे रहे उसका पर्चा दे करके, उसको कागज दे करके उसको वहाँ का स्थायी निवासी घोषित करें, तब जाकर के भीम आर्मी मानेगी। अन्यथा सरकार के खिलाफ महत्वपूर्ण हम लोग लड़ाई छेड़ने वाले हैं। क्योंकि ठंड बहुत है ना भाई। अभी एक तरफ अप्रैन बसरा बनाते हैं, पटना जैसे शहरों में अप्रैन बसरा बना देते हैं, गांधी मैदान के पास, कुछ स्टेशन के पास, कि लोग ठंडी से ना मरे। और दूसरी तरफ गाँव में जहाँ सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, आप वहाँ घर तबाह किए जा रहे हैं, उन्हें घर नहीं आप अलॉट कर रहे हैं, जमीन नहीं अलॉट कर रहे हैं। ये तो एक बहुत दोहरा नीति हम कहेंगे। बिल्कुल 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 यही है सरकार। ऐसा न्यायालय का भी आदेश है इस पे कि किसी भी अगर जमीन को या घर को खाली कराने की अगर नौबत आती है, पहले उसका पुनर्वास किया जाए, पहले उसको कहीं एक जगह बसाया जाए, उसके बाद ही अतिक्रमण को हटाया जाए। लेकिन सरकार कर क्या रही है? सरकार पहले हटा रही है, फिर पहले बेघर कर रही है, उसके बाद उनको घर देगी कि नहीं देगी, कि वो बिहार छोड़ के भागेंगे, कि गांव छोड़ के भागेंगे, कि मर जाएंगे। आप सोचिए ना, जिस महिला का वीडियो आया कि एक नन्हे नवजात शिशु, छोटा सा बच्चा है, वो नवजात शिशु को गोद में लेकर के इस ठंड के मौसम में जिसका घर तोड़ दिया गया, शर्म नहीं आया बिहार के मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को, जिनकी जाति के लोगों के ऊपर इस तरह का मामला हुआ? अगर भीम आर्मी का एक भी विधायक इस बार, अगर बिहार के दलित समाज के लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने अगर विधानसभा के अंदर भेजने का काम किया होता ना, तो कल शपथ ग्रहण नहीं होता। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, शपथ ग्रहण नहीं होता बिहार में जब तक बुलडोजर एक्शन पे कार्रवाई नहीं होता। ठीक है, तो हम अपने समाज के लोगों को भी कह देना चाहते हैं कि आप वोट दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने हक अधिकार के बारे में भी सोचिए कि आपके लिए कौन खड़ा हो रहा है, कौन लड़ रहा है। चुनाव खत्म हो गया, कौन लोग आपके आंसू पोंछने आएंगे, कौन आपके लिए
जिला का मुख्यालय का घेराव करने का काम करेगा, कौन आपके लिए लाठी खाने का काम करेगा, कौन जेल जाने का काम करेगा। ठीक है, तो हमारे समाज के लोग धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं। आने वाले 5 से 10 सालों में आपको रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, और मेरे रहते बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये लिख के दे रहा हूँ कि मेरे शरीर का एक एक कतरा बिहार के बहुजन समाज के बेहतरी के लिए, उनके हक अधिकार के लिए कुर्बान है, और अंतिम दम तक बिहार के बहुजनों की लड़ाई हम लोग आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल अंतिम दम तक बहुजन समाज की लड़ाई लड़ेंगे, बिहार के हक हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे, गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का, महिलाओं का, उत्पीड़ितों का, उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। चलिए, बहुत ज़रूरी है हमारे भाई की ऐसी लड़ाई लड़ी जाए जो वंचितों के लिए हो, क्योंकि आज़ादी के इतने साल बाद भी कुछ लोग आज़ाद नहीं हुए हैं सही मायने में देखा जाए तो। खैर, इस संघर्ष में कुछ आपके साथी हैं जिनके बारे में बात करूँगा। एक और बात मैं कह देना चाहता हूँ, भीम आर्मी के माध्यम से अब चूंकि घटनाएं बहुत होती हैं बिहार में, और हर घटनाओं को हम लोग फ़ोन के माध्यम से डील नहीं कर पाते हैं, तो अब मैंने सोचा है कि भीम आर्मी हर महीने के पहले रविवार को भीम आर्मी जनता दरबार लगाएगी। कहाँ पे? बिहार की राजधानी पटना में पहले हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, और बिहार भर के हर जिले के, चाहे महिलाओं का मामला हो, पिछड़े जाति पिछड़ों, कोई मामला हो, जमीन का समस्या हो, कोई किसी तरह का मामला हो, शोषण उत्पीड़न का मामला हो, उन तमाम मामलों को लेकर के हर महीने के पहले रविवार को राजधानी पटना में भीम आर्मी के जनता दरबार लगेगा, जहां मैं मौजूद रहूंगा, हमारे प्रदेश के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे, और तमाम मामलों का समाधान भीम आर्मी करने जा रही है। तो मैं बहुजन समाज के लोगों को तैयार करके कहना चाहता हूं कि अगर आपके कोई मामला है तो हर महीने के हर रविवार को आपका समाधान करने, हर महीने के पहले रविवार को, हर महीने के पहले रविवार को हम लोग उसको जनता दरबार लगाएंगे और समाधान पटना में कहाँ कोई लोकेशन अभी डिसाइड किया है? बिल्कुल, मैं उसको भी सार्वजनिक कर दूंगा जल्दी अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे। हाँ, सोशल मीडिया पोस्ट पे मैं सार्वजनिक कर दूंगा कि कहाँ करूंगा, और घबराने की आवश्यकता नहीं है। भीम आर्मी आपके साथ है, अमर ज्योति आपके साथ है, मजबूती से आपके हक हुकूक की, आपके अधिकारों की, आपकी ज़मीनों की, आपके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। अब आपके मैं 2 दोस्तों का जिक्र करूंगा, आपके पुराने साथी हैं। आप ही का नाम है अमर आज़ाद, भीम आर्मी में भी थे, लोजपा से भी चुनाव लड़ा, फिर कांग्रेस में भी अभी फिलहाल हैं और संघर्ष कर रहे हैं। उनको भी टिकट नहीं दिया गया। शायद तेजस्वी का जो डर है कि कहीं ये लोग खड़े हो गए नीली गमछी वाले, तो वो दिखाई ना पड़े। बहरहाल, ये बात की बात है। कैसा संबंध है हमारा आज़ाद से आपका? भाई हैं हमारे। बात होती है? हाँ, जब आवश्यकता होती है बात हो जाती है। अच्छा, कोई अनबन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो तो कांग्रेस भाई में है। अरे जो भी है, विचारधारा से, संघर्ष से विमुख हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा, भाईचारा अभी भी बरकरार है। ठीक ना, वो हो सकता है कि थोड़े बहुत अपने रास्ते वो भटक गए हों और कुछ चीज़ों को बहुत जल्दी हासिल करना चाहते, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो हमारे भाई हैं और बहुत आदर करते हैं। जब भी हम मिलते हैं बहुत मतलब खुश मिजाज होकर के हम दोनों मिलते हैं और अच्छा बात होता है हमारा। अभी तबीयत खराब है उनकी, दिल्ली में थे वो फिलहाल कुछ दिन पहले, तो क्या सजेशन आप उन्हें देना चाहेंगे हेल्थ को लेके? थोड़ा से वो तबीयत खराब है तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले ठीक है, जो भी आप काम रोज़मर्रा करते हैं, राजनीति, समाज, ये चीज़ें हैं, और फिर भी आप अपने हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा कॉन्शियस रहें। सुबह शाम हो तो मॉर्निंग वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। अमर ज्योति ये बता रहे हैं कि अमर आज़ाद, आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, सुबह शाम एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए। हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर एक अच्छा और बेहतर और लंबे समय तक अगर समाज, राजनीति का सेवा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपने आप को फिट रखिएगा, तभी जाकर के समाज का और राजनीति का आप कुछ कर सकते हैं। नहीं तो जब खुद ही आप बीमार रहिएगा तो दूसरे का क्या कर पाइएगा। बिल्कुल सही बात है। शायद इसीलिए उन्होंने शादी डॉक्टर से की है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब एक और आपके मित्र हैं, अनुपम पासवान, बहुत प्यारे इंसान हैं, नेक दिल आदमी हैं। उनसे बात करो तो एकदम मन जो मिठास से भर जाता है। कोई फिल्टर नहीं करते हैं, सीधे बोलते हैं, दिल की बात बोलते हैं। उनसे क्या अभी बातचीत हो रही है?
अरे सारे जो मेरे मित्र हैं वो लोजपा मित्र में ही है, एनडीए में है। अरे जो मित्र हैं वो मित्र हैं। राजनीतिक जो रास्ता है अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो हमारा भाईचारा है, आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि वो भले लोजपा के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, चाहे जो भी हैं, लेकिन मुझे याद है कि जब उनकी शादी हो रही थी, आज भी हमारे बहुत मधुर संबंध हैं और जब भी आवश्यकता होती है हम एक दूसरे से बात करते हैं, मिलते भी हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो हमारा व्यक्तिगत संबंध का मामला है। ठीक है, राजनीतिक सामाजिक संबंध वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये सभी जिनका आप नाम ले रहे हैं ये हमारे भाई हैं, इनसे बेहतर संबंध है और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं कि अपने जीवन में बेहतरीन सफलता प्राप्त करें और दिन दूनी चौगुनी रात ये लोग सफलता अर्जित करें और जो मुकाम ये लोग अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं उसको ये हासिल करें और अपने नाम को, अपने समाज के नाम को रोशन करने का काम करें, बिहार के नाम को रोशन करने का काम करें। तो इन सब के राजनीतिक सफलता के लिए, राजनीतिक करियर के लिए भी मैं मंगल कामनाएं करता हूं कि ये सभी लोग सफल हों। जैसे पहले अमर यादव का टिकट काटा गया, राजगीर से कोशिश कर रहे थे, वैसे ही जो प्रवक्ता हैं आपके मित्र लोजपा के अनुपम पासवान, उनका भी टिकट काट दिया गया। उनको भी टिकट मिलने की बात लगभग तय थी, उस पर कुछ प्रतिक्रिया? क्या लगता है, मतलब लोजपा में भी दुसाधों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है क्या? देखिए, अब ये लोग जिस पार्टी में हैं, जिस नेता से जुड़े हुए हैं, अब ये वही बता सकते हैं कि किस परिस्थिति में टिकट कटा है। ठीक है, लेकिन हमारी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम है। हमारे लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने हमारी पार्टी में जिसने भी टिकट का ट्राई किया, हमने सबको टिकट दिया। ये लोग टिकट के लिए भाग रहे हैं और उनका भाई एक है जो टिकट बांट रहा है। तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, इनका अपना पार्टी है, इनका अपने नेता है, तो ये लोग वहाँ अपना किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे संगठन में, हमारे पार्टी में जिन लोगों ने इच्छा जताया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं बता देता हूँ, बहुत साधारण घर के बच्चों को हम लोगों ने चुनाव लड़ाया है 2025 का विधानसभा चुनाव, और सब लोगों ने इतिहास रचा है, अपने अपने क्षेत्र में नेता बनने का काम किए हैं। हम नाम लेते हैं आपको, भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र राजवंशी, उसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, अपनी खुद की मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन वो भीम आर्मी संगठन का जिला अध्यक्ष होने के साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी से जब चुनाव लड़ता है, उसने टिकट जब मुझसे मांगा, मैंने कहा बिल्कुल भाई तुमको लड़ाएंगे। और जब वो हिसुआ से चुनाव लड़ा सामान्य सीट पे, तो 30,000 वोट प्राप्त करता है। ठीक है, उसको टिकट लेने में कोई परेशानी नहीं हुई। दूसरा नाम लेते हैं, एक बहुत ही संघर्षशील लड़का है अमित पासवान। ठीक है, रोहतास जिले के चिनारी सीट से चुनाव लड़ना चाहता था। उसने इच्छा जाहिर की, हमने अपने नेता चंद्रशेखर आजाद जी को बताया, सीनियर पदाधिकारी को बताया, और उन सब ने कहा कि अगर कमेटी चाहती है, तुम लोग चाहते हो तो बिल्कुल क्यों नहीं लड़ाएंगे चुनाव। उनसे तो कोई पैसा नहीं मांगा गया, कोई उनका टिकट काटने की बात नहीं हुई, तो उन लोगों को हमने मौका दिया। ऐसे तकरीबन भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में, आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ने वाले 10 ऐसे चेहरे हैं जो संघर्ष करते हैं, उनको हम लोगों ने चुनाव लड़ाने का काम किया। तो दूसरे दलों का मुझे नहीं पता, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम में जो संघर्ष करेगा, जो मेहनत करेगा, जो समाज के लिए दिन रात खड़ा रहेगा, 24 घंटे लड़ाई लड़ने का काम करेगा, उसको आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ाने का काम करेगी। और आज़ाद समाज पार्टी में टिकट लेने के लिए आपको किसी के पैरवी करने की आवश्यकता नहीं है। आप संघर्ष करके आइए, आप अपने क्षेत्र में बूथ कमेटी बना करके आइए, आप वहाँ के लोगों का, कमजोरों का, किसानों का, मजदूरों का लड़ाई लड़ करके आइए, उनकी आवाज़ उठा करके आइए, आपको आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ाने का काम करेगी। तो मैं इन भाइयों को कहूँगा कि अगर आपको वहाँ पर असहजता महसूस हो रही है तो आइए, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। अमर आजाद और अमर ज्योति, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी बिल्कुल बिल्कुल जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, इनके लिए आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के दरवाजे खुले हैं। ठीक है, अगर इनको वहाँ पे दिक्कत हो रही है तो यहाँ आए, कोई एक विधानसभा क्षेत्र चूज करें, वहाँ 5 साल वहाँ के जनता के मुद्दों पे संघर्ष करें, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़े, और वहाँ बूथ कमेटी तैयार करें, संगठन खड़ा करें, और वहाँ पे आप आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़े। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। जिस क्षेत्र से चाहे, जहाँ मेहनत करना चाहते हैं, आए, वहाँ पे हम लोग दमखम लगाएंगे इनके लिए। हेलीकॉप्टर में से सभा भी कराएंगे भाई, ऐसा नहीं है कि टिकट दे करके सिर्फ छोड़ देंगे। ठीक है,
तो अगर आप चाहते हैं कि आपको चुनाव लड़ना है तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि कांग्रेस से ही एमएलए हो सकता है आदमी, लोजपा से ही एमएलए हो सकता है, राजद से ही हो सकता है, जदयू से ही, भाजपा से ही हो सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद आज़ाद समाज पार्टी से सांसद बन गया, आप लोग विधायक तो जरूर ही बन जाओगे अगर ईमानदारी से मेहनत किया जाए तो। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए आज़ाद समाज पार्टी के दरवाजे खुले हैं, वो लोग आए, 5 साल संघर्ष करें क्षेत्र के जनता के मुद्दों पे, उनको हम लोग अवसर देने का काम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये भाईचारा आप लोगों के बीच बना रहे। अब जाते जाते एक सवाल हम आखिरी लेंगे। भीम आर्मी, चंद्रशेखर आज़ाद या आज़ाद समाज पार्टी या नीला गमछा नीला झंडा, इससे ये स्वर्ण लोग इतना हड़कते कहाँ हैं भैया? ब्राह्मण भूमिहार तो खास करके एकदम राजपूत लोग, अरे यार ये लोग एकदम अलग हो जाते हैं हमसे, डरते हैं, पता नहीं क्या है ये। देखिए, भीम आर्मी जो नाम है ना, इस नाम को इस देश के बहुजन समाज के लोगों ने ब्रांड बनाया है। ठीक है, भीम आर्मी नाम को, और जो ये नीला गमछा है, आज से 8 से 10 साल पहले नीला गमछा और नीला झंडा लेकर के चलने में जिस समाज के लोग डरते थे, आज उस समाज के लोग अपने घरों के छतों पे जय भीम का झंडा, और जब सड़कों पे निकलते हैं तो नीला गमछा लेकर के चलते हैं शान से, मूछ पे ताव देते हुए। तो ये बहुजन समाज के लोगों के समर्पण, सहयोग, निस्वार्थ भाव से जो पिछले 10 सालों में भीम आर्मी को मिला है, उसके बदौलत ये ताकत खड़ी हो पाई है कि भीम आर्मी आज एक ब्रांड है, ब्रांड। ठीक है, और जब ब्रांड कोई चीज़ हो जाता है ना, तो विरोधी लोग तो बिल्कुल है कि मतलब हड़कना, डरते क्यों हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो उनको डर लगता है ना कि अरे भाई, अगर हम कुछ ऊंच नीच बोल दिए, किसी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा को हम कुछ उल्टा सीधा बोल दिए, उसको अपमानित कर दिए, उसका शोषण कर दिए, कुछ मामला कर दिए, क्योंकि चूंकि पहले भीम आर्मी से पहले ये चीज़ें होती थी तो मामला या तो दबा दिया जाता था पुलिस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से, या किसी तरह से पैसा दे करके। लेकिन जब से भीम आर्मी आई है, इस देश में कोई भी मामला अगर बहुजनों के साथ हो तो दबाया नहीं जाता है, बल्कि उस मामले को उठा दिया जाता है और नेशनल इशू बना दिया जाता है। तो इस डर से ये लोग नीला गमछा वाले लोगों से, नीला झंडा वाले लोगों से, और भीम आर्मी नाम से तो सबसे ज़्यादा हड़कते हैं। जैसे नहीं देखते हैं कि सांड लाल कपड़ा को देख के भड़कता है, उसी तरह से ये हालत है। अच्छा, एक बात बताइए, इतने सारे आपके भी कॉन्टेक्ट्स में लोग हैं, सारी जाति के लोग हैं, क्या कोई ब्राह्मण मिला है जो आपको पसंद आया हो कि हाँ ये आदमी सही है, जिसने आपको सपोर्ट किया हो? देखिए, कई लोग हैं, वैचारिक तौर पे तो नहीं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हमारे कई मित्र हैं जो हमारी अच्छी बात होती है, पहले भी दोस्ती, कई लोगों ने हमसे दोस्ती ख़त्म भी कर लिया। अच्छा। और कई लोग दोस्ती बना के भी रखे हैं। और इस आंदोलन में जब मैं आया था ना, तो मुझे जातिवाद का एहसास पहली बार कॉलेज में ही हुआ था, NIT। हाँ, उसके पहले एक बार स्कूल में हुआ था, तो मैं उस समय समझ नहीं पाया था। अच्छा। एक लड़का था स्कूल में, जब 9वीं में पढ़ता था, तो मैं, वो शायद ब्राह्मण जाति का लड़का था, और कुछ विवाद हुआ था पानी वानी पीने को लेकर के। हम लोग पानी पी रहे थे चापाकल से मुंह लगा करके, बच्चा थे तो थोड़ा, मतलब हम मैक्सिमम गांव में हम लोग सब लोग मुंह लगा के चापाकल में पानी पीते थे, ऐसे भर के ऐसे लेके। हाँ, तो मैं पी रहा था, तो हाई स्कूल में मैं पढ़ता था अपने गांव के 4 किलोमीटर दूरी पे, तो पानी पी रहा था, तो चला के, तो वो आया और ऑलरेडी भरा हुआ था चापाकल में पानी, और दोबारा से वो चला दिया, तो पानी फेंक दिया बाहर, फेंका तो मेरे मुंह पे गिर गया। तो मैं, यार ऐसा क्यों किए? तो हम थोड़ा गुस्सा किए, तो हमको बोलने लगा कि साला दूसरा चमार होकर के तुम ऐसे बोलेगा, ये करेगा, वो करेगा। हमको गुस्सा आ गया, तो हम उसको पीट दिए। चूँकि हमको पिटना इसलिए पड़ा कि आज तक कभी कोई हमको बोला नहीं था इस तरह का बात, जाति से आपको नीचे दिखाया वो, कोई जाति को लेकर के। और हम देखिए यार, हमको ना खाने में दिक्कत है, ना पढ़ने में कोई मामला है, हम इस सब से मजबूत हैं हर चीज़ में, फिर इस तरह से हमको क्यों बोला? नहीं, आप तो मजबूत थे तो आप कम से कम बोल दिया। हाँ। जो लोग कमजोर हैं
तो जो खाने पीने वहीं में दिक्कत बिल्कुल हो तो और उस समय मैं एहसास फिर हुआ दोबारा था, से तो मैं घर गया था तो उस पर चर्चा किया था। दादाजी बोले अरे वो लोग ऊंची जाति का है, हम लोग नीची जाति का है, इसलिए वो तुमको ऐसे बोला था। खैर तुम ठीक किए, उसको पीटे तो ठीक है। दादाजी कहा आपको? हाँ, बोले कि तुम ठीक किए और मारना चाहिए था। ठीक है। तो एक बार वो एक्सपीरियंस है, लेकिन उस समय मुझे समझ में आया कि हम लोग नीची जाति के लोग हैं, वो लोग अपर कास्ट के लोग हैं। क्योंकि मेरे गांव में मोस्टली बहुजन ही है, तो हम लोगों ने कभी इस तरह का सामना नहीं किया। और मेरे गांव का जो सराउंडिंग का भी जो 10-20 गांव है, वहाँ पे दलितों का आबादी अच्छा खासा है, पिछड़ों की आबादी अच्छा खासा है। तो कभी हम लोगों पे कोई इस तरह का कोई शोषण का मामला नहीं हुआ, बल्कि अगर कोई शोषण करने का प्रयास करेगा तो उल्टा हम लोग उसका शोषण कर देंगे। ठीक है। और जब मैं कॉलेज में था तो मुझे याद है कि फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का एक थर्ड सेमेस्टर का एक पेपर था, मैथ का एक पेपर था। उसमें मेरा 2 मार्क्स कम था। ठीक है। मैं फेल हो गया था। ठीक है। अच्छा। तो मैं फेल हो गया था, तो मैं डिपार्टमेंट में जो उसके टीचर हैं उनसे मिलने गया। तो बोला कि सर मेरा कॉपी एक बार दोबारा से जांच लिया जाए और संभव हो तो मुझे पास कर दिया जाए। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? तो बोले मेरा नाम अमर ज्योति है। पिताजी का क्या नाम है? तो हम बोले उनका नाम विनोद कुमार है। अरे पूरा नाम बताओ, पूरा नाम। ठीक है। वो जो प्रोफेसर साहब थे वो अपर कास्ट से ही थे। अच्छा। ठीक है। उनके नाम में पांडे था। ठीक है। पांडे जी थे? हाँ। तो उन्होंने हमसे पूछा कि पूरा नाम बताओ अपने पापा का। तो हम बोले पापा का मेरा यही नाम है सर, आईडी कार्ड देख लीजिए, मेरा अमर ज्योति, उनका विनोद कुमार। तो फिर वो बोले कि जाओ तुम बाहर जाओ, हमको निकाल दिए। तो हमको लगा भाई क्या मामला, हम समझ नहीं पाए। तो मेरे कॉलेज का एक सीनियर था, बोला कि तुम गए थे सर, क्या हुआ, क्या बोले? तो हम बोले कि ऐसा ऐसा बोले। तो बोले कि तुम देखो तुमको नहीं पता है, तुम एससी हो ना, इसलिए तुम्हारा नंबर नहीं बढ़ाएगा, नहीं तुम्हारा कॉपी दोबारा चेक करेगा। अब मेरे ही साथ के 3-4 और लड़के थे जो जनरल कम्युनिटी के लोग थे, सामान्य वर्ग से आते थे, कोई ब्राह्मण, कोई भूमिहार, कोई राजपूत। 2-3 लड़कों का उसी प्रोफेसर ने उनका 3-3 नंबर 4-4 नंबर बढ़ा के पास कर दिया। ठीक है। लेकिन मुझे फेल कर दिया। कास्ट प्रिविलेज। हाँ। तो उस समय मुझे पता चला, तो वो मेरा जो सीनियर था वो ओबीसी था, वो यादव था। तो मुझे बोला कि तुमसे जब नाम पूछा गया तो तुम अमर ज्योति के बजाय तुम अमर ज्योति तिवारी, सिंह, या पापा का जब नाम पूछा तो बोल देते विनोद पांडे या विनोद मिश्रा बोल देते, तो हो सकता है कि तुम्हारा भी 2 नंबर बढ़ा देता और तुम भी पास हो जाते। तो हम बोले अरे बाप, कॉलेज में भी ऐसा होता है? वो भी एनआईटी में, वो भी मतलब इस देश के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में। ठीक है। तो खैर उस समय मैं था सेकंड ईयर में, तो मुझे चीज़ों का उतना वो नहीं था कि कोर्ट वोट में या कुछ मामला उस तरह का कंप्लेन वम्प्लेन करना चाहिए, SC ST एक्ट में उस पर वो करना चाहिए। तो मैं उसको नहीं कर पाया, चूँकि लगा कि अगर कॉलेज में रहना है और प्रोफेसर से पंगा लेंगे तो हमको 4 साल परेशान करेगा। तो फिर मैं पढ़ना भी है, हाँ, आना भी है रोज यही। हाँ। तो हम थोड़ा सा वो हो गए। तो उस समय मुझे दोबारा जातिवाद का एहसास हुआ था। ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं जातिवाद, ये जब एहसास होता है ना, उसके बाद आदमी थोड़ा और एग्रेसिव हो जाता है। तो जब एहसास हुआ, जब चीज़ों को हम लोग जुड़े, एक बार कैडर कैंप में मैं गया था और जब कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हो रहा था जो भीम आर्मी के थे, अम्बेडकरी आंदोलन के, तो 2-3 प्रशिक्षक थे। वो सारे लोग तकरीबन 200 लोगों को प्रशिक्षण दे रहे थे, महापुरुषों का आंदोलन, ये वो चीज़ें बता रहे थे। तो वहाँ पे जो एक प्रशिक्षक थे उन्होंने बोला कि इसमें कितने लोग हैं जो बहुजन मूवमेंट के लिए अपना घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़ करके इस आंदोलन के लिए जहाँ कहा जाए वहाँ जा सकते हैं, जो किया जाए कि कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं चूँकि काफ़ी उत्साह में था, तो हमें लगा कि मेरी तरह और भी 10-20 लोग हाथ उठाएंगे। तो हम अपना हाथ उठा दिए। तो हम हाथ उठाए तो सब हम ही को देखने लगा। क्या अकेले उठाया है ये?
तो हम पीछे देख रहे हैं कि अरे यार कोई हाथ उठाया है कि नहीं, कोई नहीं है। तो देखे कोई नहीं, हम अकेले हाथ उठाए हैं। हम बोले ले फंस गए। फिर आप भी नीचे कर लिए क्या? नहीं तो फिर हमको खड़ा करवाए जो प्रशिक्षक थे, तो बोले कि तुम सच में छोड़ सकते हो क्या? तुमको बोला जाए कि 3 महीना घर नहीं जाना है, बाबा साहब का आंदोलन और इसको लेकर के गांव गांव में घूम करके प्रचार प्रसार करना है, लोगों को बताना है। तो हम बोले बिल्कुल सर, क्योंकि हम शुरू से ही दृढ़ निश्चयी और जिद्दी टाइप से रहे हैं कि जिस चीज़ को हम ठान लेते हैं उसको चाहे किसी रास्ते से पूरा करना हो, हम आगे की ओर ही बढ़ते हैं, पीछे नहीं मुड़ते हैं। तो हम उस समय से ही इस आंदोलन में हैं और कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखे कि क्या परेशानी है क्या नहीं है। धीरे धीरे हमारे घर परिवार के लोग भी समझ गए, मेरे पिताजी माताजी सब समझ गए कि नहीं, ये राजनीति और समाज का जो काम है उस क्षेत्र में ही अपने आप को आगे बढ़ाएगा। तो घर वाले सपोर्ट करते हैं अब कि आप तुम संघर्ष करो, समाज के लिए ही काम करो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि घर वालों का सहयोग मिलने लगा अमर भाई, क्योंकि बिना घर वाले के सहयोग के ये छोटा मोटा मिशन नहीं है, काम नहीं है जो कर लिया 5 दिन 10 दिन महीने दिन का काम है। ज़िंदगी लग जाती है, उम्रें बीत जाती हैं, तब जाके आप किसी मुकाम पे खुद पहुंच पाते हैं और कुछ लोगों को भी पहुंचा पाते हैं। अब हम लोग चलते चलते एक छोटा सा सवाल और ले लेते हैं। एक पॉडकास्टर हैं शुभांकर मिश्रा, उनका मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें उन्होंने अपने गेस्ट कुमार विश्वास से बोला कि हम लोग कई बार जाते हैं कहीं कहीं बिहार यूपी, तो ये नीले गमछे वाले भीम आर्मी वाले लोग बुली करते हैं, एग्रेसिव कुछ कमेंटबाजी कर देते हैं, बेवजह करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। शायद मिश्रा नाम है इसीलिए। तो ये भी होता है क्या कि झूठ मूठ का टारगेट भी क्या है? देखिए बता रहा इनोसेंट मासूम शुभांकर मिश्रा जैसे लोगों के ये सब इशू है। और भीम आर्मी के लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब को मानने वाला इंसान मानवतावादी होता है, ठीक है। अम्बेडकरवादी बाद में है, वो मानवतावादी है, ठीक है। उसके लिए जाति धर्म ये सब जो चीज़ें हैं सेकेंडरी है, उसके लिए मानवतावाद सबसे पहले है। वो मिश्रा जी हैं, अगर बिहार में आएंगे कहीं लात जूता खाएंगे और खा रहे होंगे, अगर किसी अम्बेडकरवादी का नज़र पड़ेगा तो पहले उनको बचाने का प्रयास करेगा, ठीक है। भूखे रहेंगे तो उनको खिलाने का प्रयास करेगा। ये नीली गमछी वाला पहले उन्हें बचाएगा। हाँ बिल्कुल। मानवतावादी इंसान जो होता है ना, वो हमेशा मानवतावाद को ही ऊपर रखता है, ठीक है। और रही बात कास्ट और ये चीज़ों को लेकर के, हमारे मन में किसी प्रकार का ये गलत दुर्भावना नहीं है कि हमारे समाज पे ब्राह्मणों ने शोषण किया, राजपूतों ने शोषण किया, या अन्य किसी समाज के लोगों ने हमारे लोगों पे शोषण किया, हमारे लोग को वोट देने से रोका, हमारे लोग को मूछ रखने से रोका, हमारे लोग को घोड़ी चढ़ने से रोका, हमारे बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया। हमारी बहन बेटियां सुंदर होती है इसलिए नहीं होता है, हम छोटी जाति नीची जाति के लोग हैं। ये समाज मनुस्मृति ने बना करके रखा, इस वजह से हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह का होता है। तो इस बात को लेकर के हमारे मन में दुर्भावना नहीं है। हम आज भी अगर दुर्भावना से ग्रसित होते तो जितनी आबादी इस देश में अनुसूचित जाति जनजाति समाज की है, हम दुर्भावना से ग्रसित होते तो हम बदला लेने पे आते। भीम आर्मी जैसा बड़ा संगठन इस देश में है, हम लोग चाहें तो 1 मिनट के अंदर अगर हमारे नेता इशारा कर दे भाई चंद्रशेखर आजाद, तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम दुर्भावना से ग्रसित नहीं, हम बदलाव चाहते हैं कि आप अपने मानसिकता को बदलिए, दलितों पे शोषण मत करिए, उनकी बहन बेटियों को नीची नज़र से नहीं देखिए, आप उनको घोड़ी चढ़ने से नहीं रोकिए, आप उनको मूछ रखने से नहीं रोकिए। आप हमें हक दीजिए, है ना। हाँ, समान जीवन हिस्सा है वो दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम इंसान हैं, आप हमको इंसान समझिए। हम भी अच्छा घर बना सकते हैं, अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, अच्छी गाड़ी चढ़ सकते हैं, मूछ रख सकते हैं, घोड़ी चढ़ सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, जो आप करते हैं। और आपके मूछ रखने से, आपके गाड़ी चढ़ने से, घोड़ी चढ़ने से उनके कलेजे पे सांप ना लौटे। हाँ, बस यही चाहते हैं ना। बस हम यही चाहते हैं कि आपके मन में किसी प्रकार का दुर्भावना नहीं हो। तो हमारे मन में दुर्भावना नहीं है, हम इस देश में बदलाव चाहते हैं। आप भारत में पैदा लिए हैं, हम आपको विदेश नहीं भगा रहे हैं, ठीक है, कि आप विदेशी हैं आपको भगा देंगे यूरेशिया मलेशिया, ये वो काम हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। मानवतावादी लोग हैं, आप इंडिया में पैदा लिए, इंडिया में रहिए, लेकिन आप अपने विचार में परिवर्तन लाइए।
आप जो अनुसूचित जाति, जनजाति, नीला गमछा वाला भीम आर्मी के लोगों को आप कह रहे हैं कि बुलिंग करते हैं, वोटिंग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक भी भीम आर्मी का कार्यकर्ता भी सिंगल अगर वो बाबा साहब को जरा सा भी पढ़ा होगा, किसी भी व्यक्ति के साथ अपमानजनक शब्द से संबोधित नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर अपमानजनक शब्द से संबोधित करता है तो सबसे पहले वो आरएसएस का स्लीपर सेल होगा जो भीम आर्मी के रूप में काम कर रहा होगा। ठीक है, या भीम आर्मी को बदनाम करने के लिए, उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए वो आरएसएस को द्वारा भेजा गया बंदा होगा। ठीक है, वो जेन्युइन भीम आर्मी का नहीं होगा। भीम आर्मी का जो होगा वो मानवतावादी होता है। और कभी हम लोग देखिए ना, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी शुभांकर मिश्रा पॉडकास्ट में बोला, कितना अच्छा उनका पॉडकास्ट में वो जवाब देते हैं और एक दूसरे की बात करने का तरीका देखिए। नहीं तो चंद्रशेखर आजाद तो इतनी ताकत में जरूर है कि 2-4-10 लोगों से वो बदला ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आज भी सरकार से, पुलिस से याचना करते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, उनके कार्यालयों में ताला बंद करते हैं, उनका घेराव करते हैं, बस यही करते हैं ना। कभी ऐसा हुआ क्या कि दलित की बेटी का कुछ हो गया और उसके लिए हम लोग जाके कलेक्टर कार्यालय को फूंक दिए, किसी को पकड़ करके हत्या कर दिए? हुआ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हुआ। यही बिहार है कि एक अपराधी मुन्ना शुक्ला के भाई की हत्या होती है तो मुन्ना शुक्ला के भाई के हत्या की बदला एक दलित कलेक्टर को जान गंवा करके देनी पड़ी थी, जबकि उसका कोई दोष नहीं था उस हत्या में। दोषी जो होंगे उनको सजा देते, लेकिन आप एक दलित कलेक्टर को हत्या कर दिए। आप ये सोच के कि क्या करेगा, ये तो दलित है, याद है ना। तो हम तो वो भी नहीं करते। रोज घटनाएं होती है, फोन आता है कि भैया यहाँ पे हमारे समाज की बेटी के साथ दुर्व्यवहार हो गया, दुष्कर्म हो गया, हमारे भाई की हत्या कर दी गई, लेकिन हम लोग उसका बदला नहीं लेते। हम लोग सरकार से, प्रशासन से संवैधानिक दायरे में रह करके न्याय छीनने का काम करते हैं जो भारत के संविधान में बनाया गया है। नहीं तो भीम आर्मी इतनी ताकत में जरूर है कि जिस घटना पे पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं लेती है, अगर हम लोग इशारा कर दें तो उस अपराधी का नामो निशान इस धरती से मिटा दिया जाएगा। लेकिन हम ये काम नहीं करते, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया और जब वो कलम के ताकत से इस देश के करोड़ों लोगों को अधिकार दे सकते हैं तो हम हथियार नहीं उठाना चाहते हैं। और हम अपने जो लोग हमको वो समझते हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आप भी हथियार नहीं उठाएं और हमको मजबूर नहीं करें कि हम भी उस तरह का कोई कदम उठाएं जिस तरह से आप लोगों ने अब तक उठाया है। ठीक है, तो हम मानवतावादी लोग हैं और आप भी मानवतावाद में विश्वास करिए और मानवतावाद को ही प्रश्रय दीजिए, तब जा कर के भारत पूरे दुनिया में नाम कमा पाएगा। लेकिन आप देखिए रोज घटनाएं होती है। कल ही का मामला है, महाराष्ट्र में एक दलित समाज के लड़का और हिंदू समाज की किसी अन्य जाति की लड़की से प्रेम करता है तो दलित समाज के लड़के की हत्या कर दी गई है। तो ये घटनाएं रोज होती हैं, हम उसका बदला नहीं लेते, हम रोज न्याय की मांग करते हैं। और इस देश में आज भी SC/ST एक्ट में इतने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं कि अगर उस केस पे न्याय मिल जाए ना तो इस देश के, हमको लग रहा है कि 25% आबादी जो है गैर SC/ST वो सारे जेल में होंगे। तो ये हालत है। आज देखिए जेल भी बिहार में देखिएगा तो हमारे ही लोगों से भरा पड़ा है। कोई मुर्गी चोरी में जेल में है, कोई शराब पीने में जेल में है, लेकिन बड़ा बड़ा माफिया, बड़ा बड़ा अपराधी सब बाहर घूम रहे हैं। चुनाव लड़ रहा है, कोई विधायक बन रहा है, कोई विधायक बन जा रहा है, बेटा विधायक बन रहा है, किसी की पत्नी विधायक बन रही है। बिल्कुल। तो ये चीज़ सोचने की, समझने की हो सकता है। और सबसे ज़्यादा नुकसान हम लोगों को अगर हुआ है ना, तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट हम लोगों को नहीं मिला जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र बाबा साहब चाहते थे कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो वो हमारे वोटों से चुन करके आए, अलग हो, अगर वो हो गया होता तो ये जो गुलाम आज़ादी के बाद से पहले चुनाव से लेके अब तक जो विधायक सांसद बनते आ रहे हैं, इनके भरोसे इस समाज को नहीं रहना पड़ता। हम अपनी ताकत बना लेते और शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे होते। लेकिन वो गांधी जी के जान बचाने के लिए
हमारे अम्बेडकर साहब ने फिर पुनः तक पैक्ट साइन किया। पुनः पैक्ट जो समझौता किया उसका बहुत मलाल है हम लोगों को, ठीक है। खैर इतिहास बदलेगा और हमारे लोग अब जनरल सीटों से चुनाव जीत करके सदन में जाने का काम करेंगे, चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो, ठीक है। हम लोग इस बार प्रयास कर रहे थे, कई जनरल सीटों पे हम लोगों ने अनुसूचित जाति समाज के लोग जहाँ पे ज़्यादा हैं उनको चुनाव लड़ाया और वहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। हिसुआ उसका उदाहरण है। नालंदा जिला में अस्थावा एक सीट है, वहाँ बिल्कुल पे सही बात है हाँ, भैया, पर इसमें तो बना ही सकते हैं ना आप। बिल्कुल। जब हमारी आबादी 90,000 1 लाख से ज़्यादा है किसी सीट पे और वहाँ पे दलित रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, उसको टिकट नहीं दिया जाएगा, तो ये तो गलत होगा ना। तो फिर आज़ाद समाज पार्टी उसके लिए है कि अब जनरल सीट पे भी जहाँ विधानसभा क्षेत्र में 90,000 से ज़्यादा वोट अनुसूचित जाति का होगा, लोकसभा क्षेत्र में जहाँ 3 लाख 3.5 लाख से ज़्यादा वोट अनुसूचित जाति का होगा, वहाँ पे अनुसूचित जाति का व्यक्ति सामान्य सीटों से भी चुनाव लड़ने का काम करेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है अमर भाई, सब बातें हुई, बड़ा मजा आया। एक बात और आप बता जाइए जाते, शादी कब कर रहे हैं आप? बहुत मुश्किल सवाल है, ठीक है। मुश्किल क्यों है? बिल्कुल मुश्किल सवाल है। अब प्रेम हुआ क्योंकि है? सामाजिक एक सवाल और मैंने ऐड कर दिया है, प्रेम हुआ है? सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारी इतनी है, ठीक है, कि ये सब चीज़ें जो है वो सेकेंडरी हो जाती हैं, ठीक है। ये आदर्शवादी बातें नहीं लग रही हैं। आदर्शवादी बस बोलने के कहिए लिए या बोल जो दिया। नहीं ऐसा है। क्या ऐसा सच मेरे में हो जीवन जाता में है? ऐसा है कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए सेकेंडरी हैं, ठीक है। बट फिर भी घर वाले तो चाहते होंगे ना? हाँ, मम्मी तो मेरी पिछले 5 साल से कह रही है शादी कर लो, शादी कर लो, बोलो तो लड़की देखते हैं, तमाम बातें करती हैं। खैर वो मेरे पिताजी और मम्मी वो लोग मुझे भी समझते हैं और कभी इस चीज़ को लेकर उन लोगों ने दबाव नहीं बनाया। मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आराम से करेंगे ना, अभी वक्त नहीं है मेरे पास, मैं शादी करूँगा, तुम लोग को संभालना पड़ेगा, उसको तुम लोग को रखना पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो अभी का देख रहे हैं ना, तलाक हो जा रहा है, क्या क्या हो जा रहा है, नीला तो ड्राम। हाँ वो सब जो भी है तो नहीं तो हाँ रही बात, आपने सवाल किया था कि आपको प्रेम हुआ है। प्रेम हुआ। तो भगत सिंह भी एक क्रांतिकारी थे और उनको भी प्रेम हुआ था, ठीक है। मुझे भी हुआ, ठीक नाम है। बता सकते हैं? क्या नाम बता सकते हैं? नहीं, देखिए अब उनकी नाम भी नहीं। गोपनीयता है, ठीक है। बिल्कुल, ये रखनी चाहिए। उनकी भी गोपनीयता है, ठीक है। तो अभी शादी होगी उनकी या फिर? नहीं अभी कुछ भी नहीं है, अच्छा। ठीक है। हाँ, बहुत सम्मान है एक दूसरे के प्रति, ठीक है। और काफ़ी योगदान है उनका मेरे जीवन में, ठीक है। चाहे मेरे मेंटल लेवल को मजबूत करने का मामला हो या हर तरह से देखा जाए तो काफ़ी मतलब संभालती हैं आपको? सहयोग मिलता है कि मैं कुछ बेहतर कर सकूं। अच्छा, मिलता था या मिलता है? मिलता है। मिलता है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है, मिलता रहे और जल्द हम आप लोगों को एज अ हस्बैंड वाइफ भी देखें। आपके मित्र अमर आज़ाद जब आए थे तो उन्होंने प्रेम के जब मैंने सवाल उनसे पूछा था तो तब उन्होंने कहा था कि उनको भी प्रेम हुआ था लेकिन वो शादी नहीं कर पाए क्योंकि मज़हब अलग था लड़की का। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है, रिकॉर्डेड पॉडकास्ट हमने अपलोड किया है। तो जब प्रेम असफल हो जाता है तो बहुत वेदना होती है, कष्ट होता है। हाँ बिल्कुल। कभी ऐसा भी हुआ है? नहीं, अब तक तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। नहीं है। हाँ, बहुत प्रभाव है उनका जीवन में मेरे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह चीज़ें हैं, सब कुछ बना हुआ वो बना रहे। तो वही है कि हम उम्मीद करेंगे कि जो क्रांतिकारियों का प्रेम होता है वो सफल नहीं होता है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि हमारा जीवन में ऐसा नहीं हो, बस बिल्कुल मुकम्मल हो। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें मेरे लिए सेकेंडरी हैं और एक प्रेरणा के तौर पे मेरे जीवन में ये काम करता है।
बस इस पे मेरा यही है। हाँ बिल्कुल। जो कह लीजिए, प्रेम, मोहब्बत, इश्क। बिल्कुल अमर भाई, हम चाहेंगे कि आपका प्रेम भी मुकम्मल हो और आपकी राजनीति भी दुरुस्त हो। बिहार में नीले गमछे वाले लोग विधानसभा भी जाएं और यहाँ से लोकसभा भी जाएं, और यहाँ के जो भी दबे कुचले लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनकी आवाज़ को मजबूती से उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर मिलेंगे।